जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्लीट आंसर को हम एक ही वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो का सबसे खासियत बात ये है दोस्तों कि इसमें जितने भी सारे आंसर बताया गया ना, बिल्कुल इजी तरीका से आसान भाषा में बताया गया, जो आप एक बार देखने के बाद अच्छे तरीका से आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट के लिए मेजर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का हम आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें कट लगाया गया, इसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम हम बेहतर तरीके से लिख करके आएँ। यहाँ तक देखिए टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन में कट लगाया गया है। ठीक है, एक ये हो गया और एक ए हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके आंसर को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। चाहे भूमंडलीकरण की जगह में वैश्वीकरण दे दे, वैश्वीकरण क्या है इसकी परिभाषा दें, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। कोई भी अगर भूमंडलीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है, आंसर आपको सेम लिखना है। एक बात और कि हम आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए ना कॉपी में लिख रखे हैं आंसर को। ठीक है, जो ऐसा आंसर जो हमको लगा कि कॉपी में समझाया जा सकता है वो मैंने कॉपी में आंसर लिख रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें, या वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ हानियां एवं विशेषता का वर्णन करें। ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, चाहे भूमंडलीकरण दे दे चाहे वैश्वीकरण दे दो, दोनों एक ही होता है। भूमंडलीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन की जैसा आपको बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वैश्वीकरण है क्या। देखो, सबसे पहले वैश्वी मतलब होता है विश्व, और करण मीन्स होता है एकीकरण, विश्व एकीकरण। ठीक है, अब देखो वैश्वीकरण को हम लोग भूमंडलीकरण भी कहते हैं, पृथ्वीकरण भी कहते हैं। तो अगर आ जाएगा पृथ्वीकरण, भूमंडलीकरण, तो घबराना नहीं है। विश्व एकीकरण का मतलब तो विश्व मतलब आप लोग समझ रहे हैं पूरा दुनिया, एकीकरण मीन्स होता है एक करना, यानी पूरा विश्व को एक करना ही हमारा क्या वैश्वीकरण कहलाता है। अब यहीं से आप लोगों को बात क्लियर हो गया होगा कि विश्व को एक करना ही हमारा क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। विश्व को एक करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अब देखो आप लोगों ने समझ गया कि विश्व को एक कर देंगे तो हमारा एकीकरण, विश्व एकीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात ये आता है कि विश्व को हम एक करेंगे तो करेंगे कैसे। तो देखो, हम अपना देश से दूसरे देश में बाजार जाएंगे करने के लिए, हम अपने देश से दूसरे देश वस्तु को भेजेंगे, अपना कोई सामान यहाँ बनाएंगे और वहाँ बेचेंगे सेल होने के लिए, वहाँ वालों को बोलेंगे तुम यहाँ पे आकर के बेचो। शूटिंग करेंगे फिल्म का तो वो यहाँ करेंगे, हम वहाँ जाएंगे। मतलब क्या, इसी टाइप से हम यहाँ वो यहाँ पे आएंगे। इसी टाइप से हर देशों से कनेक्ट रहना है, तब हमारा क्या होगा, विश्व एक हो जाएगा। हम उससे करेंगे दोस्ती, वो उससे करेगा, ये इससे करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विश्व एक हो जाएगा। हम दूसरे के घर बार बार जाते रहते हैं। ठीक है, वो मेरे घर आते रहते हैं, हम उसका चीज़ों खाते रहते हैं, वो मेरा चीज़ें खाते रहता है। तो इस टाइप से क्या होता है, दोस्ती हो जाता है, यानी हम दोनों एक होंगे। वैसे विश्व में भी सेम होते हैं, एक दोस्ती की जैसा ही होता है। तो सारे देश के साथ ही, जब एक देश, 2 देश, 4 देश के साथ नहीं, जब बल्कि पूरे विश्व के साथ जब ऐसा किया जाता है ना, तो विश्व को एक साथ जब किया जाता है तब हमारा कहलाता है वैश्वीकरण। ठीक है, फिलहाल ये बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। देखो, जब विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का मतलब क्या, या तो सेल के क्षेत्र में, सेल मतलब बेचने वाला, ठीक है, या तो व्यापारी भी होता है, वही बेचने वाला। ठीक है, तो या तो सेल के मामले में, सेल के क्षेत्र में, या तो फिर कह लो व्यापार के क्षेत्र में, या तो फिर कह लो कोई उद्योग के क्षेत्र में, बड़ा बड़ा फैक्ट्रियों के क्षेत्र में, या तो हो सकता है मजदूरों के क्षेत्र में कि ये मजदूर वहाँ पे जा रहे हैं काम करने के लिए, वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, या तो हो सकता है पैसों के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। हो सकता है फिल्मों के क्षेत्र में, हमारा फिल्म वहाँ बनता है वो यहाँ बनाएंगे, तो ये फिल्मों के भी क्षेत्र में होगा, तो अनेक क्षेत्र होंगे। तो जब विश्व के सभी देश किसी न किसी भी क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं, जब सारे देश क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपनाते हैं, तब उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। ये उदारीकरण क्या है, उदारीकरण मीन्स होता है कि आपके लिए फ्री है, आप यहाँ पे आइए, मेरे लिए फ्री है कि मैं वहाँ जाऊँगा और काम करूँगा, इसी को बोलते हैं उदारीकरण, कि आप फ्री हैं यहाँ से वहाँ काम करने के लिए। तो जब भी पूरा देश किसी भी क्षेत्र में किसका नीति अपनाता है कि तुम यहाँ पे आओ, मैं वहाँ पे आता हूँ, यानी कि उदारीकरण का नीति अपनाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो सभी देश एक हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। जब वो उदारीकरण कर देंगे कि तुम यहाँ आओ, मैं वहाँ जाऊँगा, तो सारे देश एक हो जाएंगे और इसी प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं।
नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के तहत विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण के कारण ही आज विभिन्न देशों की वस्तुएं हमारे देश में उपलब्ध है। देखो, वैश्वीकरण के तहत क्या किया जाता है, बहुत देश के बीच में, बहुत सारे देशों के बीच में वस्तु आता है जाता है, सेवाएं आती है जाती है, हम भी कुछ उसको सेवा करते हैं, वो भी हमें कुछ करती है। पूंजी, कभी मेरे पास कमी पड़ता है तो वो देता है, उसके पास पड़ता है तो हम देते हैं। श्रम मतलब मजदूर वगैरह लोग आते हैं जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आती है जाती है, आदान प्रदान में कोई रुकावट नहीं होता, बिल्कुल उदारीकरण है। आप यहाँ आइए, मैं वहाँ जाऊँगा, इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। और इस वैश्वीकरण की वजह से आज हमारे देश में बहुत सारी वस्तुएँ आती है और हमारे देश से बहुत सारी वस्तुएँ जाती भी है। अब देखते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएँ। वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखो टाइम बहुत कम था तो मैंने हेडिंग बना दिया, मैं समझा दूंगा, आप लोग लिख लोगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। देखो पहला आपको पॉइंट लिखना है दूरियां का कम होना, यही सब पॉइंट आपको याद रख के जाना है। बाकी इधर जो एक्सप्लेन करेंगे वो आपको नहीं याद रखना, वो आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो दूरियां कम होना, जब वैश्वीकरण हो जाता है तो अनेक देशों से दूरियां जो काफ़ी ज़्यादा होती है वो दूरियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे से संपर्क में बने रहते हैं, ठीक है। और संपर्क में बने होने के कारण से बिना एक देश से दूसरे देश जाए हुए भी यहाँ से काम किया जा सकता है, बशर्ते उन दोनों के बीच संपर्क अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण से हमारा दूरियां भी कम लगने लगी है, भले दूरियां बहुत ज़्यादा हो लेकिन दूरियां कम लगने लगा है, ठीक है। दूसरा, नए संस्कृति का उद्भव, ये वैश्वीकरण के कारण नए संस्कृति का भी उद्भव धीरे धीरे होता जा रहा है। जैसे कि अगर हम जीन्स का, टी शर्ट का, ये सब का बात करें तो पहले भारत में ये सब नहीं था, ठीक है, लेकिन ये नई संस्कृति का उद्भव हो गया। पहले क्या होता था, हम लोग पैंट शर्ट पहन करके रहते थे, उसके बाद क्या करते थे, जो बूढ़े लोग थे, दादा लोग थे, वो लोग धोती वगैरह पहना करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी विदेशों का आगमन हो चुका है, दूसरे देश से बहुत सारे ऐसे वस्तुएं देखने को आपको मिलेगा जो धोती के जैसा ही बना हुआ मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं पहले के जूतों में, अभी के जूतों में फैसिलिटी हो चुका है, तो हमारे संस्कृति में कुछ नया संस्कृति का उद्भव हो रहा है, कुछ नया संस्कृति उसमें जुड़ रहा है वैश्वीकरण के कारण से। तीसरा है बाजारीकरण को बढ़ावा, बाजारीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। देखो जो बाजार में पहले मतलब वो जो चीज़ें वस्तुएं उपलब्ध नहीं था वो सारी भी वस्तुएं उपलब्ध होने लगी है, वो भी सस्ती सस्ती कीमतों पर, क्योंकि दूसरे देश से आती है। जो हमारे देश में नहीं बन पा रहा है, जो हमारे देश में फैक्ट्री नहीं है, वो फैक्ट्री किसी और देश में, वहाँ से वस्तुएं आ रही है, तो कहीं ना कहीं बाजार में भी बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। रोजगार में वृद्धि, अब क्या हो रहा है, वैश्वीकरण से रोजगार में भी वृद्धि हो रहा है, क्योंकि कुछ मजदूर यहाँ से दूसरे देश जाते हैं, दूसरे देश वाले यहाँ पे आते हैं, और इस प्रकार से जिसको जो ज़रूरत रहता है, जहाँ पे भी, जिस देश में भी उसको अच्छा लगता है, वहाँ पे जाकर के वो अपना रोजगार क्या कर सकता है, पा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का विकास। देखो क्या होता है कि हमारे वैश्वीकरण के कारण से शिक्षा में भी विकास देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे देश थे जो विश्व के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी विश्व के बारे में पढ़ाया जाना बहुत ही उचित समझा जाने लगा है। बहुत सारे एक देश के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, विद्यार्थी होते हैं जो दूसरे देश में जाकर के पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं जो हमारे देश का में नहीं पढ़ाई हो पाता है तो दूसरे देश में पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी एक बहुत ही बड़े स्तर पर विकास देखने को मिलता है। छठा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। छोटे छोटे कंपनी दबते जा रहे हैं, बड़ा बड़ा कंपनी का उद्भव होते जा रहा है। वो बहुत बड़ी मात्रा में सामानों को आयात निर्यात करते हैं, भेजते रहते हैं, इस देश से उस देश में बहुत सारे वस्तुएं भेजती है, जिसका डिमांड रहता है, जिसका ज़रूरत रहता है, जिस देश में जिस चीज़ों का ज़रूरत रहता है उसको भेजा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी इस टाइप से क्या होती है, उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये इसका विशेषताएं था। अब थोड़ा सा इसके गुण के बारे में बात करते हैं। तो हालांकि गुण और विशेषताएं दोनों एक ही जैसा होता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा लेकिन फ़र्क होता है, तो हम कहीं ना कहीं इसका गुण को अलग से चर्चा करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अलग से चर्चा कर रहा हूँ वैश्वीकरण के गुण, लाभ बोल लो चाहे महत्व बोल लो, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। देखो पहला क्या है, नवीन तकनीकों का आगमन। जब वैश्वीकरण का पहला लाभ ये है कि नवीन तकनीक, नवीन मीन्स हो गया नए नए तकनीकों का क्या होता है, आगमन होता है। जो भी हमारे देश में जो तकनीक नहीं है, जो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो दूसरे देश से देखने से, दूसरे देश का देखने से, दूसरे देश के सामान खरीदने से, ये सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा नए नए तकनीकों का आगमन होता है। दूसरे देश के इंजीनियरों को द्वारा बनाया गया चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये नए नए तकनीकों का आगमन होता है वैश्वीकरण के कारण। दूसरा, जीवन स्तर में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण जीवन स्तर में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। पहले के लोग का खान पान, पहले के लोग का संस्कृति, रहन सहन, बात विचार, पहनावा,
सब चीज़ों के स्तर में धीरे धीरे चेंज आते जा रहा है और इसका मुख्य रीजन है वैश्वीकरण। तीसरा, विदेशों में रोजगार के अवसर। जो हमारे देशों में इतना ज़्यादा गरीबी बढ़ने के कारण हमारे देश में रोजगारों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और इस रोजगार की समस्या को देखते हुए विदेशों में बहुत सारे लोग जाकर के क्या करते हैं अपना अभी भी भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे रोजगार का अवसर ढूंढते हैं क्योंकि उसका पूर्ति भारत में नहीं हो पाता है। एक देश में जब नहीं हो पाता है तो वह क्या करता है दूसरे देश में भी जाकर के रोजगार पा सकता है। तो कहीं ना कहीं हम पे पाबंदी नहीं होती कि हम सिर्फ अपने ही देश में रोजगार को पाएं, बल्कि हम विदेशों में जाकर के, विदेश मतलब हम अपने देश से बाहर भी जाकर के रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिला है, रोजगार के अवसर लोगों को मिल जाती है। चौथा, विदेशी व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण से विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होती है। हम अपना व्यापार दूसरे देश में खुला जाकर के कर सकते हैं, वो हमारे देश में आकर के खुला व्यापार कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वैश्वीकरण ये कहता है कि आप जा कर के खुला व्यापार कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। देखो, वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि होता है। जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, रोजगार का वृद्धि होता है, तो कहीं ना कहीं इससे एक दूसरे के बीच सहयोग का भी संभावना बढ़ जाती है और सहयोग करना भी उचित समझा जाता है। छठा, उत्पादन में वृद्धि व सुधार। देखो, जब क्या होती है वैश्वीकरण किया जाता है तो एक देश से दूसरे देश सामानों को आदान प्रदान किया जाता है, उसके कारण में क्या होता है उत्पादनों में वृद्धि किया जाता है। जो भी चीज़ें बनाया जाता है, जो भी फैक्ट्री में, जो भी उद्योग में जो भी चीज़ें बनाया जाता है उसमें वृद्धि किया जाता है, क्योंकि पूरा देश में इस सामान को क्या किया जाता है सेल किया जाता है, बांटा जाता है, दिया जाता है, ठीक है, बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मांग बढ़ जाती है तो उसका उत्पादन में भी वृद्धि किया जाता है और सुधार भी किया जाता है ताकि लोग उसको शौक से ले, ठीक है, ताकि लोगों को नापसंद ना हो बल्कि लोग अच्छे से पसंद करें। तो वृद्धि भी किया जाता है बनाने में और उसमें दिन प्रतिदिन सुधार भी लाने का प्रयास किया जाता है ताकि इसका चमक से लोगों को लाभुक हो, लोग क्या हो लाभान्वित हो, उससे उन्हें मतलब जैसा बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ों को देख करके लोभ हो जाना, इसी प्रकार से जब अच्छे वस्तु रहेंगे तो लोभ हो जाएगा तो उसको ज़्यादा खरीदेंगे लोग, ठीक है, तो उसका ज़्यादा सेल भी होगा। सातवां है कम कीमत पर सेल। नेक्स्ट है कम कीमत पर सेल, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे कंपनियां हैं जो बहुत ही कम कीमतों पे सेल करती है और इसके कारण से छोटा कंपनियां भी क्या होती है चौपट हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लाभ हो रहा है कि कम कीमत पर क्या करे वो चीज़ों को सेल कर देते, तो जो गरीब लोग होते हैं उसे कम से कम कीमतों पर उसको खरीद पाते हैं, ठीक है। अब जितना फायदा उतना इसका हानि भी है, लॉस भी है। तो देखते हैं वैश्वीकरण के लॉस क्या है, दोष क्या है, हानि क्या है, ठीक है। तो पहला तो आर्थिक असंतुलन, आर्थिक असंतुलन, आर्थिक मीन्स होता है पैसों को लेकर के, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर के, गरीब लोगों, ठीक है, तो उसमें असंतुलन होता है। देखो होता क्या है, जब वैश्वीकरण किया जाता है ना तो जो गरीब देश रहता है ना वो गरीब ही बन जाता है और जो अमीर देश रहता है वो बहुत ज़्यादा पैसों कमाता है और वो अमीर ही बन जाता है, क्योंकि गरीब देशों को कोई पूछने वाला नहीं होता है। हमेशा वो अमीर देश चाहता है कि हम अपना लाभ कमाएं और लाभ को कमाने के लिए वो गरीब देशों के पास ज़्यादा, ठीक है, तो वो गरीब देशों जो होते हैं उसके पास ज़्यादा दोस्ती करना उचित नहीं समझते, क्योंकि बड़ा देश रहेगा तो उसका ज़्यादा सेल होगा, छोटा देश में हल्का सा सेल होगा, कम बिक्री होगा उसका, तो वो गरीब देश गरीब ही बन करके रह जाते हैं और अमीर देश अमीर ही बन कर रह जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गरीब देशों को आर्थिक पैसों की ये सब चीज़ों की दिक्कत होती है कि नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है देसी उद्योगों का पतन। जब विश्वकरण होता है, बड़े बड़े उद्योगों का बढ़ावा मिलता है, तो उस टाइम क्या होता है जो देश में छोटे छोटे उद्योग रहते हैं ना वो पतन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने देश की चीज़ों को कम खरीदते हैं, दूसरे देशों को ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि जो बड़ा बड़ा कंपनी है ना वो क्या करते पता है सामान को बहुत सस्ते में बेचती है। अब सस्ते में बेचती है तो हम तो अपने वाला खरीदते नहीं है, वही खरीदेंगे। अब सस्ते में वो बेचते हैं तो हम उसी को खरीदेंगे। तो जो देश का हमारा जो देश का है ना वो वस्तु कब महंगा होता है, अब वो महंगा होती है क्योंकि उसका बनावट में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा जाती है, ठीक है। अब वो हमारा क्या होता है उसका बिक्री नहीं हो पाता है, तो जो हमारे देश का उद्योग रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सिंपल सा बात है कि जब बड़े बड़े उद्योगों का सामना होगा, बड़े बड़े उद्योग जब सामने आएंगे तो छोटे उद्योग क्या होगा खत्म हो जाएगा। तीसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभाव। देखो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी बहुत बड़े बड़े जो कंपनी है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, वो बहुत बड़ा लेवल पे काम करती है, तो उससे छोटे
जो उद्योग है उसकी क्या होता है, कमी देखने को मिलता है। बड़े बड़े कंपनियां जो है वो क्या कर देती है, छोटे कंपनियों को अपने में कबूज लेती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोको कोला का जो कंपनी है वो थम्सअप की कंपनी को अपने अंडर कर लिया है। जो थम्सअप कंपनी है वो इसको क्या कर लिया, कोको कोला वाला कंपनी है उसको अपना अंदर कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो कोको कोला का कंपनी वो बहुराष्ट्रीय कंपनी, बड़ा कंपनी था, और जो थम्सअप वाला कंपनी था एक छोटे कंपनी था, जिसको थम्सअप वाला कंपनी को उसने खुद अपने कब्जा में कर लिया। कौन? बहुराष्ट्रीय कंपनी कोको कोला का कंपनी। ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका। चौथा, बेरोजगारी में वृद्धि। अब देखो, अब क्या हुआ कि जब बड़ा बड़ा कंपनी होने लगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ होने लगी और एक देश से दूसरे देश में सामान को बेचा जाने लगा, तो जो वहाँ के मजदूर थे, जो वहाँ के लोग काम करने वाले थे, उन लोगों का रोजगार में कमी आया। जब उनका वस्तु बिकेगा ही नहीं, उनका धंधा चलेगा ही नहीं, तो लोगों का काम कहाँ से करेंगे, क्योंकि इस वस्तु में बहुत बाहर से आ रही है। तो इस सिचुएशन में बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों का रोजगार नहीं मिल पाता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों भूमंडलीकरण के घटक। भूमंडलीकरण का मतलब होगी दोस्तों वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण बोलो चाहे तो वैश्वीकरण बोलो, बात तो सेम ही पड़ रहा है। तो इसका हम लोग घटक देखेंगे। घटक दे दे, अगर आपको कारक दे दे तो भी आपको सेम ही लिखना आंसर, ठीक है। अगर आपको क्या दे दे, कारक दे दे, तो घटक या कारक एक ही होता है। तो भूमंडलीकरण के निम्नलिखित घटक है: बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विश्व व्यापार संगठन, प्रौद्योगिकी मतलब जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे मोबाइल, टीवी, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका उदारवादी नीति। ये चार आपका है भूमंडलीकरण के घटक। अब बहुत आसान है, इसको बस पढ़ने के बाद आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब जो अलग अलग देशों में जो कंपनियां हैं बड़े लेवल पर, ठीक है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने उत्पादन और वितरण को विभिन्न देशों में फैला दिया। जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो उत्पादन यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ों को उत्पादन कर रहे हैं और वितरण कर रहे हैं, यानी दूसरे दूसरे देश पहुंचा भी रहे हैं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। तो विभिन्न देशों में फैला दिया, मतलब ये अलग अलग देशों में अपना क्या किए, फैला दिए हैं। यानी बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, वो अपना कंपनी का वस्तु बहुत सारे देशों में क्या कर दिए हैं, फैला दिए हैं। वे उन देशों में अपने व्यापार का विस्तार करती है। देखिए, बड़े बड़े कंपनियां उस देश में अपना व्यापार का विस्तार करना चाहती है, अपना बिजनेस फैलाना चाहती है जहां उत्पादन लागत कम, जहां पे वस्तु बनाने में उसको कम खर्च हो और बाजार बड़ा होता है, यानी फायदा ज़्यादा हो। वहीं पर ये कंपनियां अपना चीज़ों को भेजती है, वहीं पर यह स्थापित करना चाहती है, ठीक है। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन। व्यापार मतलब ये व्यापार से रिलेटेड है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना। वैश्विक व्यापार मतलब विश्व भर में जितना सारा व्यापार हो रहा है, एक देश से दूसरे देश जो सामान जा रहा है, आ रहा है, जो बिक्री हो रहा है, तो विश्व लेवल पर जो व्यापार हो रहा है ना, उसको सुगम बनाना मतलब आसान करना। अगर कोई ज़्यादा नियम कानून, जैसे हम एक देश से दूसरे देश अगर जाते हैं तो वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह बनाना पड़ता है, तो इससे क्या होता है ना, व्यापार करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य होता है कि जितने से जितना जो कठोर नियम शर्त है ना, उसको हल्का किया जाए ताकि व्यापार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई सामना ना करना पड़े। और व्यापार बाधाओं को समाप्त करना है। और जो व्यापार से रिलेटेड जो बाधा आ रहा है, व्यापार करने में, बिजनेस करने में जो बाधा आ रहा है ना, उसको समाप्त किया जाए। यह व्यापार को अधिक स्वतंत्र बनाता है और व्यापार को अधिक स्वतंत्रता देती है कि व्यापार को ये आज़ादी प्राप्त करते हैं कि आप खुल करके क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उसे स्वतंत्रता बनाते हैं, ठीक है। व्यापार से संबंधित नियम बनाते हैं कि व्यापार से संबंधित क्या क्या नियम कानून होना चाहिए, और बिल्कुल सरल नियम कानून होना चाहिए, ठीक है। और उनकी निगरानी भी करते हैं कि क्या वो कानून पारित हो रही है, और जो कानून पारित हो गया क्या वो चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब जो इंटरनेट है, मोबाइल संचार है, परिवहन है, जो टेक्नोलॉजी है आज की दुनिया में, उसी को बोला गया प्रौद्योगिकी। तो इंटरनेट, मोबाइल संचार, परिवहन और सूचना तकनीकी में प्रगति ने देशों को आपस में जोड़ा है। यही सब चीज़ों के माध्यम से क्या हुआ, देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सस्ते और तेज परिवहन तथा सूचना के प्रवाह ने वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। देखिए, अभी हम देखेंगे सस्ता है और तेज परिवहन के कारण, मतलब हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, सस्ता भी हो चुका है। यहाँ से कॉल से बात कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें कितना में मिलेगा, तभी लेने के लिए आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं सस्ता हो गया। और तेज परिवहन यानी हम कहीं भी अगर
गाड़ियाँ से जाते हैं, कोई भी चीज़ों तो जल्दी पहुंच जाते हैं। साथ ही सूचना के प्रभाव के कारण कोई भी चीज़ों की सूचना होता है तो मोबाइल से तुरंत पहुंच जाता है। ये सब की वजह से ना जो वैश्विक व्यापार जो है ना, विश्व लेवल पर जो व्यापार है वो, और हमारा जो सांस्कृतिक है वो, उसका आदान प्रदान बहुत ही सरल तरीका से हो रहा है। हम एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो अपना हम जो संस्कृति रीति रिवाज हम जो यहाँ अपना रहे हैं वहाँ भी तो अपनाएंगे। वहाँ के जो लोग हैं वो भी तो हमको देख करके वो अपनाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं सस्ता होने के कारण और तेज होने के कारण, ठीक है, तथा सूचनाओं के प्रवाह से क्या होगा, विश्व में व्यापार करना बहुत ही सिंपल हो गया है। नेक्स्ट, उदारवादी नीति। ये देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा, उदारवादी नीतियों के व्यापार, निवेश और अन्य आर्थिक गतिविधियां पर लगे प्रतिबंध जो है को हटाने में मदद की है। उदारवादी क्या कहते हैं पता है, कि जो भी विश्व व्यापार से रिलेटेड जितने भी सारा कठोर नियम शर्त कानून लगे हुए हैं, जो व्यापार करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको हटाया जाए। यही उदारवादी नीति का कहना है कि जो भी कठोर से कठोर नियम कानून उसको हटा दिया जाए। जो प्रतिबंध है, जो व्यापार करने में अवरोध पैदा कर रही है, ठीक है, विरोध कर रही है उसको, ठीक है, जो उसको पीछे धकेल रही है उसको खत्म किया जाए, ताकि व्यापार जो है वो सुगम तरीका से हो सके। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका खत्म होता है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, ठीक है, विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका पर प्रकाश डालें। ठीक है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका पर प्रकाश डालें, यानी कि विश्व बैंक क्या है और इसका भूमंडलीकरण में क्या भूमिका है। भूमंडलीकरण को हम वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि विश्व बैंक क्या है और इसकी वैश्वीकरण में क्या भूमिका है, तो भी आपको आंसर सेम लिखना है। ठीक है, यानी जहां भी विश्व बैंक आ जाए, क्या आ जाए, विश्व बैंक आ जाए, यानी वर्ल्ड बैंक आ जाए, ठीक है, तो आपको आंसर सेम यही लिखना है। बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन का आंसर करवा दिए, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विश्व बैंक का। ठीक है, कि विश्व बैंक होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, विश्व बैंक जो होता है ना, वो एक कंपनी की जैसा होता है। जैसे कंपनी में बहुत सारे लोग कैसे काम करते हैं, वैसा ही विश्व बैंक है। तो देखिए विश्व बैंक है क्या, यानी बहुत सारे छोटे छोटे देश जो है, बहुत सारे जो देश है, बहुत सारे देश है, उस सभी को मिला करके विश्व बैंक को बनाया गया है। विश्व बैंक को क्यों बनाया गया, क्योंकि आप सभी को पता है जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ। दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ, उस टाइम भी बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ। तो सभी देश ने एक प्लान किया कि बार बार युद्ध में क्या होता है, गरीब जो देश होता है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्यों ना एक ऐसा कंपनी बनाया जाए जिसके मदद से अगर कभी युद्ध हो जाए और कोई गरीब देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए तो उसको मदद किया जाए पैसों के रूप में। विश्व बैंक से ही पता चल रहा है पैसों के रूप में मदद करना। तो उसी टाइम से विश्व बैंक का निर्माण किया गया। ये कंपनी, हम इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसको हम लोग संस्था बोलेंगे। विश्व बैंक के अंदर बहुत सारे देश मिले हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे देश मिले हुए हैं, और उसमें से हर एक देश के कुछ सदस्य हैं, यानी कि जितने भी सारे देश इसमें शामिल है विश्व बैंक में, यहाँ पे मान लो कि अगर जितने सारे देश इसके अंदर है वहाँ से हर एक सदस्यों को यहाँ पे चुना गया है, और वही लोग विश्व बैंक में रहते हैं, इस संस्था में रहते हैं और देखभाल करते हैं कि कौन सा देश गरीब है, किसको मदद की ज़रूरत है, किसको मदद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसी टाइम से विश्व बैंक का निर्माण किया गया था। ठीक है, ताकि जो गरीब देश है, कमज़ोर देश है, उसको मदद किया जा सके। देखिए, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब ये एक देश के लिए कार्य नहीं करती है, बहुत सारे देशों के लिए कार्य करती है। ठीक है, जो पिछड़े देशों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। देखिए, ये एक क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मतलब बहुत सारे देशों के लिए है। ठीक है, एक देश के लिए नहीं है। जब हम अपने देश से अलावा और कोई देशों की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब ये उनको मदद करता है जो पिछड़ा देश है, इसलिए मदद करते हैं ताकि गरीबी से उसको बाहर निकाला जा सके। और मदद किस लिए करते हैं, किस टाइप में करते हैं, ऋण देते हैं, उसको कर्ज देते हैं पैसों का, कुछ अनुदान भी दे देते हैं कि चलो ये पैसा रख लो, आप हमें पैसा नहीं देना। अनुदान मतलब मदद के रूप में। तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता मतलब नया नया टेक्नोलॉजी कि आप कैसे विकास करोगे। ठीक है, तो नया नया तरीका बताए जाते हैं उसको, ये सब चीज़ों में मदद किया जाता है। ठीक है, जो देश गरीब होते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है विश्व में गरीबी को कम करना, यानी कि पूरा विश्व में गरीबी को हम कम करेंगे। किसका उद्देश्य होता है, विश्व बैंक का। ठीक है, और जीवन स्तर में सुधार करना, और लोगों के जीवन स्तर में क्या कर देना, सुधार कर देना। यही हमारा क्या होता है दोस्तों, विश्व बैंक होता है। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट देखते हैं छोटे छोटे। विश्व बैंक जिसे हम WB, यहाँ पर गलत लिखा गया,
बी। WB का मतलब हो गया दोस्तों वर्ल्ड बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक, ठीक है। तो विश्व बैंक जिसे हम WB के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्व बैंक की स्थापना जो 1 नंबर में आने की संभावना 1944 में किया गया, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना जो 1944 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व बैंक विकासशील देशों को, विकासशील देशों मतलब जो देश विकास पूरा नहीं किया है बल्कि उसे विकास की जरूरत है, अभी वो विकास कर ही रहा है, उसको बोलते हैं विकासशील देश। उसको क्या करते हैं, ऋण देते हैं, अनुदान दे करके गरीब कम करते हैं, उसको ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं, कुछ भीख के रूप में मदद दे देते हैं उसको, ताकि उसका जो गरीबी उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या 189, अभी मैंने बताया ना, मान लो ये विश्व बैंक है, एक कंपनी है, इसके अंतर्गत बहुत सारे देश होते हैं, ठीक है। आखिर विश्व बैंक किसके लिए कार्य करेगी, किसी के लिए भी नहीं, विश्व बैंक उसी के लिए कार्य करेगी जो विश्व बैंक के सदस्य देश हैं, यानी जो इसमें शामिल हैं। तो इसमें टोटल 189 देश शामिल हैं और 189 देश के जो सदस्य हैं वही आकर के विश्व बैंक में काम करते हैं। इनका काम होता है 189 देश में कहीं भी अगर कुछ मदद की जरूरत है तो मदद देना, ठीक है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सहित कई राष्ट्रों ने चाहा कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो युद्ध के प्रभावों को कम कर सके, है ना। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो अमेरिका ने एक कदम उठाया और अमेरिका के साथ साथ कई देशों ने एक कदम उठाए और उनका मानना था कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जाए जो कभी अगर युद्ध हो जाए तो उसको समाप्त किया जाए और ख़त्म करेंगे ये सब मिल करके। और अगर किसी का हार हो गया, किसी का ज़्यादा नुकसान हो गया, तो विश्व बैंकों से क्या करेंगे, मदद करेंगे। मतलब युद्ध को रोकना और मदद करना ही विश्व बैंक का क्या था, उद्देश्य था। आगे देखिए, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध से ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस टाइम बहुत सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। तो इन देशों को मदद की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो इसी के कारण विश्व बैंक की स्थापना किया गया ताकि कमज़ोर देशों को मदद किया जा सके। अब आगे बात करते हैं विश्व बैंक का कार्य बोलो चाहे भूमंडलीकरण में इसकी भूमिका बोलो, ठीक है, बात एक ही पड़ता है। तो विश्व बैंक भूमंडलीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, खासकर विकासशील देशों के लिए, यानी जो देश कमजोर है, गरीब है, जो पूरी विकसित नहीं किया है, जो अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा नहीं हो पाए, उनके लिए, ठीक है। इसका मुख्य भूमिकाएं इस प्रकार है, ये जो मदद करती है, जो इनका कार्य है वो है ऋण और अनुदान देना, तकनीकी सहायता देना, नीति में सुधार करना, गरीबी को उन्मूलन यानी गरीबी को उठाना। गैर सरकारी संस्था को भी ऋण देते हैं, जो ऐसी जैसे कोई सरकारी चीज़ रहता है तो प्राइवेट चीज़ों को लोन नहीं देते हैं, लेकिन ये गैर सरकारी संस्था को भी ऋण देते हैं, जो सरकारी नहीं है उसको भी ये ऋण देते हैं ताकि तुम ऊपर उठो। निरीक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं, साझा ज्ञान देते हैं यानी अपने ज्ञान को साझा करते हैं, शिक्षा में बढ़ोतरी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं और नीतिगत सलाह भी देते हैं कि कैसे कैसे नीति बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऋण और अनुदान। विश्व बैंक विकासशील देशों को, यानी जो देश पूरा तरीका से विकास नहीं किया, उसको आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण, यानी आर्थिक विकास, ताकि उस देश का आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक विकास मतलब जो पैसे के रूप में विकास नहीं हुआ वो विकास हो सके, इसके लिए वो ऋण देते हैं और अनुदान भी प्रदान करते हैं। तकनीकी सहायता, तकनीकी मतलब उसको नया नया टेक्नोलॉजी बताते हैं कि इस प्रकार से इस रास्ते पर चलो, इस मशीन का प्रयोग करो, ये करो, मतलब नया नया चीज़ों का, जिसको तकनीकी बोला गया, ठीक है। विश्व बैंक विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपने आर्थिक विकास परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर सकें, मतलब आगे बढ़ सकें। नीति सुधार करना, कोई नीति में सुधार करने की जरूरत होता है, ये नीति में भी सुधार करते हैं। विश्व बैंक विकासशील देशों को नीति सुधार में मदद करते हैं ताकि वे अपने अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल और प्रभावी बना सकें। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन, वो गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को हटाना, और यह विकासशील देशों को गरीबी जो है वो कम करने के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने में मदद करती है। जो विश्व बैंक है ना, वो गरीबी को कम करना चाहती है, इसके लिए नया नया कार्यक्रम को बनाती है, ठीक है, यानी नए नए तकनीकों का प्रयोग करती है, नए नए परियोजनाओं को लाने का प्रयास करती है, ठीक है, नए नए चीज़ों के मदद से गरीबी को कम करने का प्रयास करते हैं। गैर सरकारी संस्था को भी ऋण देते हैं, ऋण मतलब कर्ज, यहाँ किसी भी गैर सरकारी संस्था को भी प्रदान किया जाता है, क्या चाहिए, ऋण, ठीक है, और उसकी सहायता किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं निरीक्षण। अब ये मान लो कि कोई देश कमज़ोर बोल रहा है कि हम कमज़ोर हैं, हमको अभी पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसा दो, तो ये पैसा तो उसको दे देंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि सच में जो काम के लिए वो पैसा लिए तो वो पैसा का यूज हो रहा है कि मिस यूज हो रहा है, फालतू का यूज हो रहा है, तो वो निरीक्षण यानी देखभाल का भी कार्य करते हैं। विश्व बैंक निरीक्षण का भी कार्य करते हैं। वह यह देखता है कि ऋण लेने वाला देश यानी जो कर्ज लिया है
किस कार्य के लिए ऋण लिया है और उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हुआ है या दूसरा कोई कार्य में वो पैसा लगा रहा है। ठीक है, इसका ये निरीक्षण करने का उद्देश्य है, यानी ये वही चीज़ को देखभाल करने का काम करती है। साझा ज्ञान, एक दूसरे के पास साझा ज्ञान करते हैं। ठीक है, जो इसके अंतर्गत 189 देश शामिल है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको क्या ज्ञान साझा करना है, ये सब चीज़ बताते हैं। तो विश्व बैंक के सदस्य देशों यानी विश्व बैंक के जो सदस्य देश है उसके बीच विकास के अनुभव कि विकास कैसे होगा इसका अनुभव शेयर करते हैं और ज्ञान को भी साझा करने में मदद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी पैसा को खर्च किया जाता है। निवेश मतलब पैसा लगाना। ठीक है, जिससे बच्चों को और युवाओं को शिक्षा तक पहुंचाया जा सके और इसको शिक्षा प्राप्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना यानी जो विश्व लेवल पर पूरे विश्व लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व लेवल पर व्यापार को बढ़ावा देते हैं ताकि लोग रोजगार उनको मिले, उस सामान को यहाँ से वहाँ बेच सके, एक देश से दूसरे देश में अपने चीज़ों को बेच सके, कोई ताकि दिक्कत ना हो। तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं जिससे विकासशील देशों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुँचाने में मदद मिलती है। जो देश कमजोर है, जो देश गरीब है, उसको भी मौका मिलता है कि जो आप वस्तु को बना रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, वो आप वैश्विक बाजार में यानी कि विश्व में किसी भी देश में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं और आप फायदा कमा सकते हैं। नीतिगत सलाह यानी कि नीतिगत कि कौन सा नीति कब बनाना है, कौन हटाना है, यानी उसी को बोलते हैं नीतिगत सलाह भी देते हैं। ठीक है, यह संगठन जो है विश्व बैंक विकासशील देशों को नीतिगत सलाह प्रदान करता है जो उन्हें आर्थिक सुधार लागू करने और विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। अगर नीतिगत सलाह उसको मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका आर्थिक सुधार होगा और उनका विकास में भी बढ़ावा मिलेगा। अगर कुल मिलाकर के बात किया जाए तो कुल मिलाकर के विश्व बैंक ने भूमंडलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करें, निभाए हैं, जिससे विकासशील देशों को आर्थिक विकास हुआ है और गरीब कम करने में भी मदद मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों विश्व बैंक की आलोचनाएं। देखो अभी तक तो मैंने ये चीज़ें देखा कि विश्व बैंक का बहुत सारे फायदाएं थे। अभी तक जो भी मैंने देखा विश्व बैंक का बहुत ज़्यादा अच्छा था कि ये कोई भी गरीब देशों को मदद करते हैं, यहाँ तक मैंने अच्छा ही देखा। बट बुराई करने वाला लोग होते ही होते हैं। आप कितनों भी अच्छाई करो, आपके पीठ के पीछे लोग बुराई करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग भी हैं, विचारक हैं, बुद्धिजीवी ऐसे लोग भी हैं जो विश्व बैंक की आलोचनाएं की हैं। आलोचनाएं मतलब बुराइयां। ठीक है, तो देखते हैं क्या बुराइयां की हैं। ठीक है, विश्व बैंक की आलोचनाएं भी है जिसमें से कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं। ये नहीं समझना कि विश्व बैंक का सिर्फ अच्छाई ही लोगों ने किया, नहीं, इनका कुछ कमियां भी निकालें। कौन कौन कमियां देखते हैं। ऋण की शर्तें, जो लोग बुराई कर रहे थे यानी कि जो विचारक इनका बुराई करते हैं उनका कहना है कि ऋण की शर्त ये गलत है। ऋण जो है ना, वो जो मजबूत देश होता है उसको बहुत आराम से ये ऋण दे देते हैं, लेकिन जो कमजोर गरीब देश होते हैं उसको बहुत तड़पा तड़पा करके ये ऋण देते हैं। तो ये गलत है, एक इनका कहना है जो इनका बुराई कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक के ऋणों की शर्त अक्सर विकासशील देशों के लिए कठिन होती है। इनका कहना है कि जो विश्व बैंक का ऋण का जो शर्त है, जो जैसे कागज पत्र का होता है ना, कोई भी चीज़ आपको वैसा पैसा नहीं मिलेगा, जो इसका सिस्टम होता है, जो इसका प्रोसेस होता है, वो विकासशील देशों के लिए यानी कि जो देश गरीब है, कमजोर है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और इससे क्या होता है, उसको फायदा ना हो करके उल्टा उसको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। दूसरा पर्यावरणीय प्रभाव, ऐसा भी कहा गया कि जो विश्व बैंक है इसका पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो विश्व बैंक की परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं, यानी कि पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है और इससे स्थानीय समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इनका कहना है कि विश्व बैंक से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण से वहाँ के रहने वाले लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा सामाजिक प्रभाव, यानी समाज पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, ऐसा लोगों का कहना है, विचारकों का कहना है। विश्व बैंक की परियोजनाओं के सामाजिक प्रभावों के बारे में भी चिंताएं हैं और इससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों और हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि इनका कहना है कि विश्व बैंक का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है समाज पर और इससे क्या हो रहा है, उनके हितों का नुकसान हो रहा है, मतलब उसके जो अधिकार हैं, ठीक है, उसको उस पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बात करते हैं निष्कर्ष का दोस्तों। तो इन आलोचनाओं के बावजूद, आलोचना मतलब बुराइयों के बावजूद, विश्व बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ तो कमियां हैं, एक अलग बात है, फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वैश्विक गरीबी को कम करना, यानी कि विश्व लेवल पर पूरे विश्व में गरीबी को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइनल आपका क्वेश्चन जो दोस्तों खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करें। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करें। जी हाँ दोस्तों, आज देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करें।
ठीक है। विश्व व्यापार संगठन क्या दोस्तों, विश्व मतलब पूरा विश्व लेवल पर, एक देश में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में, और व्यापार मतलब बहुत सारे देशों में व्यापार करना, और ये संगठन है मतलब कि बहुत सारे देशों में व्यापार कैसे होगा नहीं होगा उसके लिए एक कंपनी समझो, एक कंपनी बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, उसी का नाम है विश्व व्यापार संगठन। इसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। और जो ये विश्व व्यापार संगठन है ना, ये बहुत सारे देशों के लिए कार्य करते हैं, और काम जो है वो क्या करते हैं, काम ये करते हैं व्यापार से संबंधित जितने सारे देशों के लिए ये कार्य करते हैं वो सभी देशों में इनका ये उद्देश्य होता है कि ये देश उसमें जाकर के व्यापार कर सकता है, वो देश इसमें आकर के व्यापार कर सकता है, मतलब हर एक देश एक दूसरे में जाकर के व्यापार कर सकते हैं ताकि उनको फायदा हो। तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है खास करके बनाया गया व्यापार के लिए। और अगर व्यापारी में कहीं कोई दिक्कत आ रही है और नया नया क्या तकनीक को अपनाना है, कैसे करना है, कौन सा कानून बनाना है नहीं बनाना है, ये सारे कार्य विश्व व्यापार संगठन का है। और इनका एक और कार्य होता है कि जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जो नियम कानून, जो टाइट नियम कानून होता है उसको सरल करने का काम करता है ताकि किसी भी तरीके से कोई बीच में कोई भी रास्ता में बाधा ना आए, ठीक है। तो ये विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो हम लोग वही देखने वाले हैं, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करें। तो सबसे पहले समझेंगे कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दोस्तों एक जो चीज़ एक देश के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के लिए होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, ठीक है। और ये चूंकि एक संगठन है जो सभी देशों के लिए कार्य करती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ कोई एक देश का बात नहीं चल रहा है इसलिए यहाँ पे बार बार अंतर्राष्ट्रीय आ रहा है, यानी कि बहुत सारे देशों में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाना, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको सरल बनाया जाए और व्यापारिक संबंध बनाना, और व्यापारियों के बीच क्या हो संबंध बने। हम अपने देश से दूसरे देश में सामान बेच रहे हैं, वो यहाँ बेचेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं संबंध भी बनेगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना वो वर्ष 1995 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1995 में। एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ये भी एक नंबर में कई बार पूछा गया, ठीक है। इसकी स्थापना विकसित देशों की पहल पर हुई है। देखो आखिर विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या था, आखिर इसका निर्माण क्यों किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन का निर्माण इसलिए किया गया ताकि जो देश पिछड़ा हुआ है, जो देश अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, उसी को बोलते हैं विकासशील देश। तो जो अभी विकास के रास्ता पर है, खास करके वही सब देशों के लिए बनाया गया है। क्या चीज़ है? विश्व व्यापार संगठन, ताकि गरीब देशों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, गरीब देश अच्छे से व्यापार कर सके, ठीक है। इसलिए विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार को खुला छोड़ देना, यानी कोई व्यापार पर पाबंदी नहीं लगाना, कोई ज़्यादा नियम कानून नहीं लगाना। हाँ, उनका नियम कानून जो होता है वो तो होगा ही होगा, बट ज़्यादा टाइट नियम कानून नहीं होना, खुला छोड़ देना, सरल होना। व्यापार जो होना वो कैसा होना? सरल होना, निष्पक्ष बनाना, कोई उसमें लफड़ा नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। ये इनका उद्देश्य होता है कि व्यापार का जो उद्देश्य है, इनका विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है वो व्यापार को खुला छोड़ना, सरल बनाना, निष्पक्ष बनाना, स्वस्थ रहना, यानी स्वस्थ रखना ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, व्यापार बढ़िया से हो सके। आगे देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार में बाधाओं को कम करना है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यापार में जो बाधा आ रही है, व्यापार करने में जो बाधा आ रही है उसको कम करना, और वैश्विक व्यापार यानी कि विश्व लेवल पर जो व्यापार है उसको सुचारू रूप से चलाना, बढ़िया से चलाना, और जो उसमें बाधाएं आ रही है उसको खत्म कर देना। आगे पॉइंट देखिए, अभी इसका उद्देश्य और कार्य नीचे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जितने सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये सिर्फ विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कोई जरूर नहीं कि आप सारा पॉइंट्स लिखेंगे, अगर बीच में कोई भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत उतना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसके सदस्य देशों, इसके सदस्य देशों मतलब क्या? विश्व व्यापार संगठन जिस भी देशों के लिए कार्य करती है वो इसके सदस्य हैं। मतलब मान लो कि ये कंपनी है विश्व व्यापार संगठन, इसके अंतर्गत बहुत सारे देश होते हैं, तो ये वही देश के लिए कार्य करेंगे ना जो इसके अंदर देश आते हैं, यानी कि जो इसके सदस्य हैं, ठीक है, उसी को बोला गया सदस्य, जो देश इसके अंदर हैं, ठीक है। तो इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, यानी जो देश इसके अंदर में, तो व्यापार से संबंधित क्या नियम और कानून होंगे वो क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं? विश्व व्यापार संगठन। और व्यापार विवादों को, और जो व्यापार से संबंधित जो भी कुछ विवाद आ जाती है उसको समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, यानी कि जो भी व्यापार में क्या आ रही है, विवाद आ रही है, उसको समाधान करने का भी ये कार्य करते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट देखिए, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO, हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हो सकता है कहीं आ जाए कि WTO का उद्देश्य लिखें,
5 नंबर में, तो घबराना नहीं है आपको। विश्व व्यापार संगठन का मतलब होता है WTO। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जरूरत इसलिए पड़ी था ना, आखिर बात है कि इसका जरूरत क्यों पड़ा था, तो इसका जरूरत इसलिए पड़ा था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते विवाद, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, ठीक है। असमानता थी यानी भेदभाव हो जाता था, अमीर देश को ज़्यादा फायदा हो जाता था, गरीब देश को कम फायदा होता था, असमानता फैलता हुआ जा रहा था, नियमों की कमी को, और जो नियम कानून थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही एक मजबूत मंच की आवश्यकता थी। यह संगठन व्यापार को सुगम बनाती है, इसीलिए तो इसका निर्माण किया गया, ताकि ये क्या करेगी, व्यापार को सुगम बनाएगी, सरल बनाएगी, सिंपल बनाएगी, न्याय संगत यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं, चाहे वो देश गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। यानी जो पहले व्यापार करने में प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसी की वजह से एक मंच तैयार किया गया जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, ताकि अब व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे और लास्ट पॉइंट देखिए इसका, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, यानी ये विवादों को क्या करते हैं, सुलझाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जिससे देशों के बीच व्यापार, जिससे क्या होता है, देशों के बीच जो व्यापार है, युद्धों और अन्य विवादों की संभावना कम हो जाती है। अब मान लो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक देश दूसरे देश से व्यापार हो रहा है बढ़िया से, कभी कभी युद्ध भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ों को संभालने का भी ये कार्य करते हैं, ठीक है, ताकि आराम से सिंपल तरीका से, न्याय संगत तरीका से व्यापार होता रहे और फायदा होता रहे, ठीक है। अब आगे देखिए विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या वो देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किए गए जो इस प्रकार, मतलब इसके प्रस्तावना में जब ये बनाए जा रहे थे तो इसके प्रस्तावना में निम्नलिखित उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। कौन कौन, जीवन स्तर में वृद्धि करना, जब विश्व व्यापार संगठन अच्छे से कार्य करेंगे ना, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगा। तो इसका पहला उद्देश्य यही है कि हम जीवन के स्तर में वृद्धि करेंगे, कोई एक देश में नहीं, पूरा विश्व में हम जीवन के स्तर को क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। देश का स्तर वृद्धि करेगा तो वहाँ के लोगों का भी क्या होगा, जीवन का स्तर वृद्धि करेगा। दूसरा पॉइंट है पूर्ण रोजगार में ठोस वृद्धि करना। इनका दूसरा ये उद्देश्य है कि पूर्ण रोजगार यानी पूरी रोजगार में ये वृद्धि करवाएंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तीसरा, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, यानी वस्तुओं का उत्पादन करना। अब यहाँ से वहाँ व्यापार जब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या करेंगे, जो भी देश अपना व्यापार करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को उत्पादन करेंगे और व्यापार करेंगे, तो कहीं ना कहीं उत्पादन और व्यापार का क्या होगा, प्रसार होगा भारी मात्रा में। चौथा, सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। अब सेवाओं का उत्पादन मतलब, सेवाओं का उत्पादन का मतलब क्या, जो वस्तु लोगों को जरूरत है उस वही वस्तु को क्या करेंगे, हम उत्पादन करेंगे, तो इसका मतलब ये सेवाओं का हम उत्पादन करेंगे और व्यापार करेंगे, इसका भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रसार होगा, इसका उद्देश्य है। पांचवा है कि विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, यानी विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना मतलब क्या हो गया दोस्तों, विश्व के जितने सारे संसाधन हैं उसी के अनुकूल उपयोग करना, ठीक है। इसका मतलब है कि विश्व में जितने सारे संसाधन हैं उसको एक सही तरीका से उपयोग करना। अब ये नहीं कि आप व्यापार के चक्कर में मतलब पूरा का पूरा मतलब क्षति पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, या तो संसाधनों का गलत तरीके से दोहन कर रहे हैं, नहीं। विश्व में जितने सारे संसाधन हैं जैसे कोयला, खनिज, ये सब जो है वो सब का अनुकूलतम उपयोग करना, मतलब उतना ही उपयोग करना ताकि कोई ज़्यादा डिपेंड ना पड़े। ऐसा नहीं कि पता चले कि विश्व का सारा संसाधन ही खत्म हो गया व्यापार करने के चक्कर में, तो ऐसा भी इसका उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ पैसा पैसा नहीं, कोई क्षति भी ज़्यादा ना पहुंचे, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना, इनका उद्देश्य ये भी है कि सिर्फ व्यापार करना नहीं, व्यापार ऐसा किया जाए जिससे क्या हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, बचाव हो और उसकी सुरक्षा भी हो। सातवां, व्यापारिक संबंधों में सुधार, ठीक है, कि व्यापार के संबंध में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, ये भी इसका उद्देश्य है। व्यापार को खुला नीति बनाना, कोई ज़्यादा नियम कानून इस पर नहीं होना ताकि खुल करके व्यापार हो सके, ये सब इसका क्या था दोस्तों, उद्देश्य था। अब हम लोग देखेंगे इसका विश्व व्यापार संगठन का कार्य। तो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन निम्न कार्य संपन्न करती है, मतलब विश्व व्यापार संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। कौन कौन सारे कार्य करते हैं तो देखते हैं हम लोग दोस्तों कि कौन कौन सा कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये सारे पॉइंट्स को, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां लिखने के लिए भूल गए, लेकिन मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ सारा, ठीक है।
1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 पॉइंट है। जब आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे 9 पॉइंट। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है, विवादों के निपटारे के लिए कार्य, यानी विवादों का जो निपटारा है उसके लिए कार्य करते हैं। विवादों के निपटारे के लिए कार्य करते हैं, है ना। कोई भी अगर विवाद हो जाएगा तो उसको निपटेगा कौन, तो विश्व व्यापार संगठन ही तो उसको निपटेंगे ना। तो विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच, यानी जो भी देश के लिए कार्य करते हैं उसके बीच व्यापार तथा इससे संबंधित विवादों को निपटारा करने के लिए क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। और निपटारा जो भी चीज़ होता है, निपटारा से संबंधित नियम को बनाते हैं, प्रक्रियाओं को प्रकाशित करने का प्रमुख कार्य करते हैं। मतलब जो भी विवाद होता है उससे संबंधित नियमों को कार्य करते हैं, नियमों बनाने का काम करते हैं, विवादों को निपटारे करने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यापार संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करना। व्यापार से संबंधित जो भी कुछ मुद्दा होगा उस पर विचार विमर्श करना भी इसका क्या कार्य है। तो विश्व व्यापार संगठन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सदस्य राष्ट्रों को, सदस्य राष्ट्रों मतलब हो गया जो देश इसके अंदर में है, ठीक है, व्यापार संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करती है। यानी विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जितने सारे देश हैं उस देश के लिए व्यापार से संबंधित मुद्दों पर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना। इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, नहीं देखना तो जाके देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक भी क्या करते हैं, धन दौलत में गरीब देशों को मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व व्यापार संगठन भी क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और विश्व बैंक से मदद लेकर के गरीब देशों में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य यह भी है कि विश्व की आर्थिक नीति निर्माण में पहले से ही अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, देखो यानी पहले जो स्थिति था उससे और ज़्यादा बेहतर स्थिति बनाने के लिए, अधिक अच्छा स्थिति बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और विश्व बैंक से प्रभावी सहयोग लेती है, सहयोग स्थापित करती है, मदद लेकर के और भी ज़्यादा पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करती है। चौथा है व्यापार समझौते को बढ़ावा देना। जो व्यापार का समझौता है उसमें बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच, जो इसके अंतर्गत जो देश हैं उसी को बोला गया सदस्य। ठीक है, इन देशों के बीच व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे वैश्विक यानी विश्व स्तर पर व्यापार में वृद्धि होती है। ठीक है, पांचवा है व्यापार विवादों का समाधान। जो व्यापार से संबंधित विवाद है उसका समाधान भी करते हैं। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करने में मदद करती है, जिससे व्यापारिक संबंधों में सुधार होता है, व्यापारियों लोगों के बीच आपस में संबंध बना रहता है। छठा बात करते हैं, ठीक है, व्यापार नीतियों की समीक्षा। जो व्यापार से संबंधित जो नीति बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है, उसका समीक्षा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, उसका समीक्षा भी ये करते हैं, ये नहीं कि बना करके छोड़ दिए। तो व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है, ठीक है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वैश्विक व्यापार यानी कि विश्व व्यापार नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी पता चल जाता है समीक्षा करने से कि जो नियम कानून है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सातवां व्यापार क्षमता निर्माण। ठीक है, तो WTO सदस्य देशों को व्यापार क्षमता निर्माण में मदद करता है। ठीक है, जो भी इनके अंतर्गत जो देश हैं उनके व्यापार क्षमता में कि नहीं तुम व्यापार करो, जो देश के अंदर उतना क्षमता नहीं है कि व्यापार कर पाएंगे उसके अंदर भी ये क्षमता भरते हैं। ठीक है, जिससे वे वैश्विक व्यापार में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सके, ताकि वो जो देश है वो भी क्या कर सके, विश्व में भाग ले सके। आठवां नए व्यापार नीतियों का विकास करना। नए नए व्यापार से संबंधित नीतियों का भी क्या करते रहते हैं, विकास करते रहते हैं। किसके द्वारा, WTO के द्वारा। WTO नई व्यापार नीतियों का विकास करने में मदद करता है, जिससे वैश्विक व्यापार में वृद्धि होती है और व्यापारिक संबंधों में भी सुधार होता है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना। WTO व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार होता है। देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। तो इन कार्यों के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार यानी विश्व व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापारिक संबंधों में सुधार में मदद करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, और सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं पहले। ठीक है, संपूर्ण परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसको CTBT के नाम से जाना जाता है, इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए तथा वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभावों के मूल्यांकन करें। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि CTBT क्या है, और इस पे आपको भारत की दृष्टिकोण देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो ना वो चेंज करके दे सकता है कि CTBT क्या है और इस पर भारत का दृष्टिकोण यानी भारत का विचार, या तो फिर CTBT क्या है और इस पर वैश्विक राजनीति का प्रभाव,
या तो भारत का या तो वैश्विक राजनीति का, यानी कि विश्व का प्रभाव। ठीक है, तो हम दोनों इस वीडियो में देखने वाले हैं। सीटीबीटी क्या है और इस पर भारत के दृष्टिकोण की विवेचना करें। अगर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके देगा कि व्यापक परमाणु परीक्षण संधि क्या है, तब भी ये दोनों आपको सेम ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि सीटीबीटी का ही फुल फॉर्म होता है व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही डीपली में जाकर के आपको समझाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं आंसर की ओर। सीटीबीटी का अर्थ, तो देखो सीटीबीटी का पूरा नाम होता है व्यापक परमाणु परीक्षण संधि होता है। ठीक है, सभी देशों की आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की सुरक्षा संधियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होते हैं, और उन्हीं संधि में से एक सीटीबीटी संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु परीक्षण को रोकना है। अब मैं आपको समझाता हूँ पहले अपने भाषा में, तब आपको पूरा समझ में आएगा पीछे। ठीक है, देखो सीटीबीटी का मतलब हो गया कि व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। आप सभी को पता है कि दुनिया में बहुत सारे देश है, और बहुत सारे देश है, तो बहुत सारे देश में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो परमाणु बम का यूज किया जाता है, परमाणु हथियार का यूज किया जाता है। ठीक है, और जिस भी क्षेत्र में परमाणु का प्रयोग किया जाता है वहाँ के लोग तो नष्ट हो ही जाते हैं, वहाँ के लोग तो बर्बाद हो ही जाते हैं। ठीक है, प्लस में आने वाले कई सालों तक जो वहाँ के लोग जन्म लेते हैं ना, वो भी अपाहिज। ठीक है, ठीक है, तो मतलब किसी न किसी प्रकार से अपाहिज ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार एक क्या लिया गया, एक संधि बनाया गया, एक संगठन बनाया गया। ठीक है, कि सभी देशों को परमाणु बम प्रयोग नहीं करना है, परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इसी का नाम था सीटीबीटी। तो इस संगठन के तहत एक संधि था। संधि मतलब क्या होता है, दोस्ती। एक ऐसा दोस्ती था, एक ऐसा संधि था जिसमें से ये बात किया जा रहा था कि किसी भी देशों को परमाणु परीक्षण का प्रयोग नहीं करना है। व्यापक मतलब बहुत बड़े लेवल में, छोटा मोटा कर सकते हैं, व्यापक मीन्स बड़े लेवल में, परमाणु मीन्स हो गया, परमाणु आप जानते हैं, परीक्षण का मतलब हो जाता है आप लोगों का उस पर जांच करना, परख करना। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसा होता है ना जो परमाणु का जांच कर रहा है कि खतरनाक से खतरनाक परमाणु बना रहा है, तो वो परीक्षण का मतलब ये उस पर जांच करना। अरे संधि मतलब व्यापक परमाणु परीक्षण का जो संधि है ना, इसको रोकना ही सीटीबीटी का अर्थ होता है। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि परमाणु के जो प्रयोग होता है उसको रोकना ही हम लोग क्या कहलाता है, सीटीबीटी का अर्थ होता है। ठीक है, तो सीटीबीटी का जो पूरा नाम होता है वो व्यापक परमाणु परीक्षण संधि होता है। ठीक है, सभी देशों की आंतरिक सुरक्षा, जितने भी सारे देश हैं वो सभी की आंतरिक सुरक्षा मतलब अंदर की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की सुरक्षा संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। देखो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक राष्ट्रीय मित्रता होता है, राष्ट्रीय एक दोस्ती होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब जो 2 देश होता है वो एक दूसरे के बीच संधि के रूप में रहता है, दोस्ती के रूप में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ताकि 2 देश है वह एक दूसरे से जुड़े रहे। ठीक है, इसके लिए सीटीबीटी का रूल अपनाया गया। ठीक है, और उन्हीं संधि में से एक सीटीबीटी संधि है। क्योंकि देखो बहुत सारे दुनिया में देश है, अब बहुत सारे देशों में शांति बनाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए क्या बनाया गया, सीटीबीटी। ठीक है, आप सभी को याद होगा संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ बोलते हैं, वो क्या करता है, दुनिया में जितने भी सारे लड़ाई झगड़ा होता है उसको शांत करने का भी वो एक संधि है। ठीक है, वो एक संगठन है। इसी प्रकार से सीटीबीटी एक संगठन है जो पूरे दुनिया में काम करता है, सभी देशों में काम करता है, और सभी देशों को ये बतलाता है कि किसी को भी परमाणु बम, परमाणु हथियार यूज नहीं करना, उसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो उन्हीं संधि में से एक संधि क्या होता है, हमारा सीटीबीटी। दुनिया में एक ही संधि थोड़ी नहीं है, और दुनिया में क्या एक ही संधि से सारा कुछ चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो दुनिया में बहुत सारा संधि है। ठीक है, उसमें से एक संधि का नाम क्या है, सीटीबीटी संधि, जो कि क्या करता है, परमाणु के मामले में काम करता है, परमाणु को रोकने का काम करता है। किसी को लड़ाई सुरक्षा रोकने का काम दिया गया, किसी को परमाणु सुरक्षा का काम दिया गया, किसी को शांति स्थापित करने का काम दिया गया है, किसी को लड़ाई झगड़े का फैसला करने का काम दिया गया। तो अलग अलग संधि है। ठीक है, लेकिन एक संधि है सीटीबीटी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, परमाणु परीक्षण को रोकना, जिसका उद्देश्य क्या होता है, परमाणु परीक्षण को रोकना। ठीक है, अब आप लोग फुल कॉन्सेप्ट समझ गए, आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस फर्स्ट में ही टाइम लगता है। ठीक है, अगर सीटीबीटी का आसान भाषा में कहें तो इस संधि को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा ही लाया गया था। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, जो सारे देशों में शांति रखने का काम करता है, लड़ाई झगड़ों से रोकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ही एक उसका पार्ट है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, एक पार्ट्स महासभा है। जैसे एक मान लो एक बड़ा कंपनी है, तो क्या कंपनी ही सारे जगह जा करके अपना चीज़ों को सेल करेगा, नहीं। वो कंपनी क्या करेगा, छोटे छोटे वो उसका ब्रांच कहीं रहेगा,
इस मार्केट में, फिर उस मार्केट में, उस मार्केट में, ऐसे अलग अलग ब्रांच रहता है ना। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो काम करता है एक दूसरा संधि है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे देश में काम करता है शांति स्थापित करने के लिए। तो इतना बड़ा एक कंपनी समझ लो, तो ये पूरा इतना बड़ा कंपनी अकेले तो नहीं कर सकती है, तो इसका एक पार्ट है महासभा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा ही लाया गया था क्या चीज, सीटीबीटी का नियम, ठीक है, जो कि परमाणु बमों का प्रयोग नहीं करना। ऐसा कौन लाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ लाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा हिस्सा लाया था, महासभा। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का समझ लो कि इसका बड़ा बेटा लाया था कौन, महासभा, ठीक है। ताकि परमाणु परीक्षण को भविष्य के लिए रोका जा सके। जो परमाणु का परीक्षण हो रहा है, परमाणु का खोज किया जा रहा है, परमाणु पर जांच किया जा रहा है, ठीक है, उस पर साइंटिस्ट अपना दिमाग लगा रहे हैं, उस पर रोक लगाया जाए, ठीक है, ताकि खतरनाक से खतरनाक परमाणु ना लाया जाए और दुनिया को बर्बाद करने से रोका जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, इस संधि को पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए और किसी भी प्रकार के युद्ध को रोकने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। यह संधि पूरे दुनिया के सभी देशों को परमाणु हथियार बनाने से क्या करता है, रोकता है। एवं अगर कोई भी देश परमाणु हथियार बनाता है तो इसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखा जाता है। मतलब कोई भी हथियार नहीं बना सकता है, तो इसके ऊपर पूरी तरीके से क्या रखा जाता है, निगरानी रखा जाता है। जिसके कारण यह संधि पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा व्यापक और लोकप्रिय मानी जाती है। इस संधि को बहुत ही ज़्यादा व्यापक और लोकप्रिय माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी देश एक दूसरे पर परमाणु का प्रयोग नहीं कर सकता है, परमाणु परीक्षण का प्रयोग नहीं कर सकता है, जो कि मैं भी इसको पसंद करता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, जब यह संधि बनाया गया था तब से लेकर अब तक कुल 182 देशों ने इस संधि का समर्थन किया। मतलब जब से ये संधि बना है तब से अभी तक लेकर के टोटल 182 देशों ने इस संधि का समर्थन किया है कि बोल ये जो संधि है सीटीबीटी संधि, ये बहुत ही अच्छा संधि है, ऐसा होना चाहिए ताकि सारे देश मिल करके एक साथ शांति स्थापित करके रखें, ठीक है। इसलिए यह बहुपक्षीय समझौता माना जाता है। बहुपक्षीय मतलब क्या, इसमें बहुत सारे देशों ने साथ दिए, इसलिए बहुपक्षीय समझौता माना जाता है। एवं भारी बहुमत प्राप्त होने के कारण यह संधि विश्व के सभी देशों में व्यापक रूप से प्रभावित हो गई है। अब ये सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त हुआ क्यों, क्योंकि 182 देशों ने इसको एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल सही है। तो इसकी वजह से पूरे विश्व में सभी देशों में क्या होगा, व्यापक रूप से फैल गया, इसका प्रभावित हो गया है, ठीक है। इसलिए हर एक देश को इस संधि का पालन करना होता है और इसलिए जितने भी सारे देश में ये चीज़ें लागू है वो सभी देशों को इसका बातों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। वो अपने मर्जी से परमाणु बम का प्रयोग नहीं कर सकते, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर रोक लगाई है, ठीक है। आगे कुछ देखिए, एवं कोई भी देश अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार का परमाणु हथियार नहीं बना सकता है, ना ही कोई परमाणु हथियार को मॉडिफाई कर सकता है। अगर कोई परमाणु हथियार बना हुआ है तो उसको एक नया डिजाइन देना, नया तरीका से प्रयोग करना, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। मतलब उसको और आगे नहीं बढ़ाना है, उसको दबाना है, ठीक है। यही होता है हमारा सीटीबीटी। अब आगे देखिए, इस संधि को 10 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा लाया गया था। अभी मैंने बोला था इसके पहले कि संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ा कंपनी, उसके एक छोटा सा बड़ा सा लड़का समझ जाओ जो काम करता है इधर उधर जाकर के, महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा लाया गया था 1996 को, ठीक है। लेकिन इस संधि को 8 बड़े देशों जैसे अमेरिका, भारत, चाइना हो गया, फिर इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान भी, बहुत सारे देश है। तो यहाँ पे मैं आदि लिख दिए, ठीक है। टोटल 8 देश है। कौन कौन सा है, एक अमेरिका हो गया पहला, भारत हो गया दूसरा, चाइना हो गया तीसरा, इजिप्ट हो गया चौथा, ईरान हो गया पांचवा, एक पाकिस्तान है छठा और 2 देश और है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4-5 लिख करके आदि कर दिए, ठीक है, कि जो ये सब बड़े बड़े देश है ना वो इसका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा बात यही यहाँ पे यही आ रहा है कि जो सीटीबीटी है, परमाणु रोकने की जो बात है, वो सभी देशों तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका, भारत, चाइना, इजिप्ट, ईरान, पाकिस्तान और भी इत्यादि टोटल 8 देश हैं जो कि इसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसके बातों से समर्थन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कम से कम 3-4 देश का नाम लिख देना और लिख देना आदि, ठीक है। तो टोटल आपको पता चल गया कि 8 बड़े देश ऐसे हैं जैसे अमेरिका, भारत, चाइना, पाकिस्तान, ये सब जो देश ऐसे हैं जो समर्थन नहीं मिल पा रहा है, ये सब समर्थन नहीं दे रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि परमाणु का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, परमाणु परीक्षण पर रोक लगाया जाना चाहिए, हम भी इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये सब देश हस्ताक्षर करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या यहीं पे आ रहा है, ठीक है। 182 देश तो शामिल हुआ, उसमें से ये सब देश शामिल नहीं है, अमेरिका, भारत, चाइना, ये सब जैसे देश जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। अब ये सब शामिल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण यह संधि अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है। सोच लो 1996 में लागू किया गया था, लेकिन अभी रूप से लागू तो हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से बहुत ही बड़े लेवल पर लागू नहीं हो पाया क्योंकि बड़े बड़े जो देश हैं वही इसको साथ नहीं दे रहे, वो सब समर्थन नहीं कर रहे, हस्ताक्षर नहीं कर रहे, बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर ये सब देश जिस दिन समर्थन करना तैयार कर दिए उस दिन पूरे देश में लड़ाई झगड़ा ही शांत हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी आपका परमाणु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हथियार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे पता चलिए कि पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाए क्योंकि ये सब देश ने सपोर्ट नहीं किया है। हालांकि आने वाले समय में यह देश भी इस संधि का समर्थन कर सकते हैं, मतलब किए नहीं लेकिन कर सकते हैं, इस संधि में समर्थन कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर यह सभी देशों इस संधि का समर्थन करते हैं तो इसके बाद विश्व के सभी देशों को इस संधि का पालन करना होगा। देखो अगर ये सब देश क्या करते हैं, अगर ये सब बड़े बड़े देश हैं जो अभी तक समर्थन नहीं किया, अगर ये सब देश समर्थन कर दिए तो दुनिया का जितने सारे देश हैं किसी का हिम्मत नहीं होगा कि वो समर्थन नहीं करेगा, बाकी पूरा दुनिया में चीज़ें फैल जाएगा और सारे दुनिया वालों को ये समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन बस इस देश वालों के लिए रुका हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। अब देखते हैं सीटीबीटी पर भारत का दृष्टिकोण, कि जो सीटीबीटी है उस पर भारत का क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, भारत का क्या मानना है। चलो तो देखो भारत हमेशा एक शांतिपूर्ण दुनिया रहा है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि सीटीबीटी क्या है, और सीटीबीटी में बहुत सारे देशों ने इसके बातों को समर्थन किया है, लेकिन बहुत सारे देशों 8 देश जो है वो समर्थन नहीं किया है, उसमें से एक है भारत, ठीक है। तो क्वेश्चन में भारत के बारे में पूछा, अमेरिका के बारे में नहीं पूछा है। अब भारत सीटीबीटी के बारे में क्या सोचता है, उसका भारत का दृष्टिकोण क्या है। तो भारत देखो अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है, अभी बताइए ना इसके पहले आपको कि जो भारत है और अमेरिका ये सभी देश हैं जो कि अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। आखिर भारत क्यों हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, क्या आपने जानने का प्रयास किया? जरा सोचो, पाकिस्तान भी हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है और चीन भी ये हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान कहता है कि हम हथियार को रखेंगे और चीन भी कहता है कि हम हथियार को रखेंगे। तो क्या भारत पागल देश है कि हथियार को छोड़ देगा? जिस दिन चीन और पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दिया कि अब हम हथियार नहीं रखेंगे और इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसी दिन चीन और पाकिस्तान दोनों भारत को उड़ा करके रखेंगे, ठीक है। लेकिन भारत इतना भी बेवकूफ नहीं है, भारत को पता है कि जब तक चीन और पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा परमाणु बम को तब तक भारत भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। हो सकता है हम छोड़ दें और वो दोनों हम पर हमला कर दे, तो पहले चीन छोड़े, पाकिस्तान छोड़े, उसके बाद हम भारत छोड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इसलिए भारत नहीं छोड़ रहे हैं, तो भारत छोड़ देता, जितना शांत देश भारत है, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे आएगा। भारत हमेशा एक शांतिपूर्ण दुनिया के विचार को बढ़ावा दिया है, ठीक है। हम भारत हमेशा से शांतिपूर्ण दुनिया को बढ़ाना चाहे, कभी ये बुरा नहीं चाहे, ठीक है। और पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है, ठीक है। लेकिन जब परमाणु ऊर्जा की बात आई तो उसने अभी देखो पूरा शांति, भारत हमेशा शांति को चाहता है, भाईचारे को चाहता है, पूरा दुनिया के साथ मिलकर रहना चाहता है। लेकिन जहाँ पे परमाणु का बात आता है, ठीक है, तो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, भारत नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उसे लगता है कि यह संधि भेदभावपूर्ण है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत ऐसी परमाणु प्रतिबंध संधि चाहता है जो पांच अस्थायी सदस्यों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोक सके। मतलब भारत ये चाहता है कि 5 अस्थायी सदस्य मतलब ये चाहते हैं कि 5 बड़े बड़े ऐसे देश हो जो अस्थायी हो, हमेशा बने रहे, और उन लोगों के हाथ में हो ये शक्ति कि जो भी देश परमाणु का प्रयोग करेगा उसको तुरंत रोक दिया जाए। तो भारत ये चाहता है कि पहले 5 बड़े बड़े ऐसे देश होना चाहिए जो हमेशा उसको ये अधिकार दे दिया जाना चाहिए कि 5 देशों को कि अगर कोई भी परमाणु का प्रयोग करता है तो उस पर डायरेक्ट जाकर एक्शन लो। ये चाहता है भारत, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो भारत परमाणु को छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। जो 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोक सके, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, भेदभावपूर्ण है, यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। देश ने महसूस किया, हमारे देश ने महसूस किया, भारत ने महसूस किया कि अगर हमें वास्तव में परमाणु शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है तो हमें परमाणु निशस्त्रीकरण की एक समय सीमा रखनी होगी। निशस्त्रीकरण का मतलब भी यही होता है कि जितने भी सारे परमाणु बम हैं उसको खत्म कर दो, उसको हटा दो हमेशा के लिए। निशस्त्रीकरण का भी मतलब वही होता है, ठीक है। तो हमारा देश भी यही चाहता है कि वास्तव में परमाणु शक्ति को अगर दुरुपयोग को रोकना है तो हमें परमाणु निशस्त्रीकरण मतलब परमाणु के रोक की एक समय सीमा रखनी चाहिए कि कैसे उसको रोकना है, नहीं रोकना है। सब ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई देश रोकेगा, कोई देश नहीं रोकेगा, कोई अपना पास रखा है, कोई अपना पास नहीं रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक अन्य समस्या यह भी है कि पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के बारे में अनिश्चितता थी। क्या अनिश्चितता थी? कि जो अपने परमाणु हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान और चीन अपने परमाणु हथियार को छोड़ने का तैयार नहीं है। उस स्थिति में यदि भारत आवश्यकता पड़ने पर परमाणु हथियारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता से अलग हो जाता है तो इससे सैन्य खतरे पे पैदा होंगे। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने आप फैसला लेना, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? अपने आप फैसला लेना। अब देखो यदि भारत आवश्यकता पड़ने पर परमाणु हथियार का उपयोग करने की स्वतंत्रता यानी कि अपने आप निर्णय लेने से अलग हो जाता है तो इससे सैन्य खतरे में पैदा हो जाएंगे। मतलब यहाँ का प्रोसेस टोटल मिलाकर के ये है कि अगर भारत हस्ताक्षर कर देता है, भारत सीटीबीटी का नियम को पालन कर लेता है, तो उस टाइम अगर इस पर कोई हमला करता है तो उस टाइम ये तो परमाणु का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हस्ताक्षर कर दिया कि हम परमाणु का उपयोग नहीं करेंगे। तो उस टाइम ये परमाणु का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और उस टाइम इसका सैन्य खतरा पैदा हो जाएगा। उस टाइम इसका सैन्य शक्ति, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा सेना लोगों पे,
यानी सैन्य खतरे पैदा हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो भारत देश का शक्ति है उस टाइम खतरे में पैदा हो जाएगा, यानी कि भारत खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए भारत छोड़ने को तैयार नहीं है। इस संधि का वैश्विक प्रभाव, अब देखेंगे कि जो ये संधि है सीटीबीटी, इसका वैश्विक प्रभाव क्या है, यानी कि विश्व पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो सीटीबीटी ने विभिन्न देशों के बीच शांति प्रयासों में बहुत योगदान दिया। देखो सीटीबीटी एक अच्छा भी नियम है, ऐसा नहीं कि भारत इसमें समर्थन नहीं किया, खराब है, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन भारत का मजबूरी इसमें शामिल ना होना, ठीक है। तो इस देशों ये विभिन्न देशों यानी कि अलग अलग देशों में शांति का योगदान दिया है। सीटीबीटी के कारण बहुत सारे देशों में शांति हुई है। कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। बहुत सारे देशों ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में देशों ने इसकी पुष्टि भी की है, ठीक है, यानी बहुत सारे देशों ने इसका एक्सेप्ट किया है। संधि किसी भी नए परमाणु हथियार के निर्माण को रोकती है। जो ये संधि है सीटीबीटी, वो किसी भी तरीके के परमाणु हथियार को आगे नहीं बढ़ावा देती है, बल्कि उसको रोकने का काम करती है, ठीक है, उसको हमेशा रोकना चाहती है। अब देखिए, अब यहाँ पे नीचे देखते हैं कि परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने के प्रमुख सकारात्मक बिंदु हैं। मतलब जब परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने के लिए बात किया गया और उसके लिए एक संधि बनाया गया सीटीबीटी, तो उसके अंतर्गत सकारात्मक चीजें हमको देखने को मिला। सकारात्मक मतलब गया अच्छे चीजें निकल कर रहा है। निश्चित से बात है, जब परमाणु चीजों को रोका जाएगा, परमाणु का प्रयोग को अगर रोका जाएगा, पर जो परमाणु है उसको बनाने के चीज़ों को रोका जाएगा, ठीक है, तो निश्चित है कि उसका सकारात्मक ही बिंदु मिलेगा। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव चीज़ें मिलेगा। अब अच्छाई क्या क्या सो देखते हैं। परमाणु हथियारों के कारण वातावरण में छोड़े जाने वाले हानिकारक रसायनों के कारण पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम हुआ है। देखो अब परमाणु बहुत सारे खतरनाक चीज़ें, रासायनिक जैसे चीज़ों को प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इससे हमारा पर्यावरण क्षति होता है। तो इससे पर्यावरण का रोकथाम हो जाएगा, पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा, बचा रहेगा। नेक्स्ट है परमाणु हथियार मानवीय पीड़ा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो देखो परमाणु हथियार होता है ना, वो मानव की जिंदगी पर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव डालता है, बुरा असर डालता है, ठीक है। तीसरा है कि यह संधि सुनिश्चित करती है कि परमाणु सामग्री का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए, ना कि विनाशकारी उद्देश्यों के लिए। मतलब ये संधि जो सीटीबीटी वो ये हमें निश्चित बताती है कि परमाणु सामग्री का जो उपयोग है ना, वो केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। शांतिपूर्ण मतलब समझ रहे हैं, यानी परमाणु का प्रयोग शांतिपूर्ण के लिए किया जाए, मतलब कम लेवल पर, बहुत कम लेवल पर, ना के बराबर शांतिपूर्ण तरीका से किया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि ये विनाशकारी के लिए नहीं उपयोग करना चाहिए, इसको शांति के लिए किया जाना चाहिए, ना कि इसको विनाशकारी के लिए कि लोगों पर खतरा हो, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस भी क्षेत्र में परमाणु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उस क्षेत्र में आने वाले भविष्य में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसके रोक से आने वाले भविष्य के लिए कोई गलत दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलता है। देखो जिस भी क्षेत्र में परमाणु का प्रयोग किया जाता है ना, वहाँ सब चीज़ उखड़ जाता है, ठीक है, कई दिनों तक वहाँ तो घास भी नहीं आते हैं, जो होते हैं ना घास फूसे, ये सब भी वहाँ से नहीं निकलते हैं, ठीक है। वहाँ से कितने लोग जन्म लेते हैं, वो अपाहिज जन्म लेते हैं, तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब ये परमाणु का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो आने वाले भविष्य में कोई भी गलत दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, अच्छा ही परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं संधि के साथ प्रमुख समस्याएं, कि इस संधि के साथ आखिर प्रमुख समस्याएं क्या है, सीटीबीटी के साथ समस्या आखिर क्या हो रहा है। तो समस्या यही होगा कि कुछ देश इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, समर्थन नहीं कर रहे, ठीक है। इस संधि के साथ बड़ी समस्या यह है कि अभी भी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस संधि के मानदंडों का पालन करने से इनकार कर दिया है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, चीन, यही सब देश है, अमेरिका है। इन देशों ने चीन और भारत जैसे बड़े देशों भी शामिल हैं, चीन, भारत, ये सभी देश शामिल है जो उसको इनकार कर रहे हैं जुड़ने से, ये सब जुड़ ही नहीं रहे हैं उसमें, ठीक है, जिससे बड़े देशों भी शामिल हैं। यह संधि को एक सार्वभौमिक जाना देश बनाने से रोकता है। अगर ये सब देश शामिल हो जाता तो ये देश एक सार्वभौमिक मीन्स बहुत बड़े लेवल पर दुनिया का सबसे बड़ा एकता देश सब बनकर रह जाता, लेकिन दुनिया का सार्वभौमिक देश नहीं बन पा रहा। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सीटीबीटी क्या है और सीटीबीटी पर भारत के क्या प्रभाव है, ठीक है। सीटीबीटी क्या है और सीटीबीटी पर भारत का दृष्टिकोण। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सीटीबीटी क्या है और इस पर भारत के दृष्टिकोण का वर्णन करें, तो अभी तक हम जितना बताएं बस उतना ही आंसर आपको लिखना है। लेकिन अगर भारत का प्रभाव, वहाँ पे भारत का दृष्टिकोण ना दे करके अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि सीटीबीटी क्या है और सीटीबीटी का वैश्विक राजनीतिक पर इसके क्या प्रभाव हैं, तो आपको यहाँ से आंसर लिखना है, ठीक है, भारत वाला हटा देना आपको। देखिए सीटीबीटी का वैश्विक राजनीतिक पर इसके प्रभाव, यानी कि जो सीटीबीटी है इसका वैश्विक राजनीतिक पर, यानी कि विश्व लेवल पर अलग अलग देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सभी देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्विक राजनीति मतलब क्या, विश्व के लगभग सभी देशों पर, ठीक है। तो देखिए सीटीबीटी का वैश्विक राजनीतिक पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, खासकर परमाणु अप्रसार और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में, यानी कि परमाणुओं को रोकना,
ठीक है। परमाणुओं को अप्रसार मतलब उसको प्रसार नहीं होने देना, उसको रोक देना, निशस्त्रीकरण कर देना, ठीक है, बढ़ने नहीं देना। यह संधि जो 1996 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी, 1996 में इसको खोला गया था, ठीक है, ताकि हथियार वगैरह सभी देशों के पास ना हो, हथियार का बढ़ोतरी नहीं किया जाए ताकि शांति बना रहे। परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगती है, ठीक है, लगाती है, जिससे नए हथियारों के विकास को रोकने और मौजूद हथियारों को उन्नयन को रोकने में मदद मिलती है। देखो सीटीबीटी के माध्यम से क्या होता है पता है कि नए नए हथियार नहीं बन पाते, नए नए हथियार बनने से इनके ऊपर रोक लग जाता है, ठीक है, और इससे शांति बना रहता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि सीटीबीटी का प्रभाव राजनीति यानी कि वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सीटीबीटी का प्रभाव हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके कारण क्या होता है कि विश्व लेवल पर अलग अलग देशों के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो अपने परमाणु को बढ़ा सके, परमाणु हथियार को बढ़ा सके, है ना। तो कहीं ना कहीं रोकने की कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं अगर रोकने की कार्य करते तो विश्व में शांति बना रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो पहला परमाणु अप्रसार यानी कि परमाणु को प्रसार नहीं होने दे रहे हैं यानी रोक रहे हैं, ठीक है। तो सीटीबीटी परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संधि परमाणु हथियारों के विकास और आधुनिकीकरण को सीमित करके क्या करती है, परमाणु अप्रसार के वैश्विक प्रयासों को समर्थन करती है, मतलब ये बढ़ने नहीं देती है। आधुनिकीकरण को सीमित करके यानी कि जितना जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है, उतना ही तेज़ी से उसको परमाणु को बढ़ाने का अधिकार नहीं देता, बल्कि परमाणु को रोकने का अधिकार देता है, ठीक है, कि परमाणु को रोका जाए, ना कि आधुनिक समय में जैसे जैसा समय बढ़ता जा रहा है और भी वो परमाणु हथियार बढ़ाते जाए, नहीं, बल्कि उसको कैसे रोका जाए इस पर इनका क्या होता है, ध्यान होता है। दूसरा निशस्त्रीकरण। देखो सीटीबीटी परमाणु के हथियारों को पूर्ण उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संधि परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाकर निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है, मतलब ये हथियारों को छुड़वाने में प्रयास करती है कि हथियार को छुड़ा दिया जाए, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है उसमें से, ठीक है। इनका एक ही लक्ष्य होता है कि जो भी हथियार है उसको प्रतिबंध लगा देना, उसको ख़त्म कर देना। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। अब इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बना रहता है, हर एक देश के प्रति सुरक्षा बना रहता है, उनको डर नहीं होता है, भय नहीं होता है कि कोई दूसरा देश हम पर हमला कर देगा। लेकिन अगर दूसरे देश के पास बहुत ज़्यादा हथियार है तो कहीं ना कहीं उसके बगल वाले देश को हमेशा डर रहेगा। तो सीटीबीटी परमाणु हथियारों के प्रसार और उपयोग के जोखिम को कम करके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम हथियारों को कम करेंगे ना तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ेगा, शांति बना रहेगा। यह संधि परमाणु हथियारों के उपयोग के खतरे को कम करके दुनिया को आधुनिक सुरक्षित बनाने में मदद करती है, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं, हथियार को कम करती है और हथियार को कम करके दुनिया में अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। विश्वास बहाली। अब देखो कहीं ना कहीं अगर हर एक देश के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे ये सब, तो एक देश दूसरे देश के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा, भाईचारा की भावना भी बढ़ेगा, शांति बना रहेगा। सीटीबीटी देशों के बीच विश्वास बहाली में भी मदद करता है, ठीक है। यह संधि देशों को परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने के लिए एक साथ लाने में मदद करते हैं, मतलब परमाणु हथियार ये सब जो बनता है इस पर रोक लगा करके उसको साथ में भाईचारा बनाने में क्या करती है, मदद करती है, एक साथ लाने में हेल्प करती है, जिससे उनके बीच विश्वास और सहयोग भी बढ़ता है, एक दूसरे को मदद भी करते हैं वो, ठीक है, एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन अगर मान लो बड़ा बड़ा हथियार रहेगा तो कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सीटीबीटी के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी देखते थे, यानी कि सीटीबीटी के कार्यान्वयन में का मतलब हो गया जो सीटीबीटी अपना कार्य कर रही है ना, कि किसी भी देश के पास हथियार ना हो, हथियार को कम किया जाए, हथियार पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो इसका जो कार्यान्वयन है ना, यानी कि जो इसका जो ये कार्य कर रही है ना, उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आ जाती हैं जिसको डिफ़िकल्ट बोलते हैं, ठीक है। चुनौतियाँ क्या आती है पर देखिए, कुछ प्रमुख देशों द्वारा समर्थन की कमी, यानी कुछ ऐसे देश हैं जो सीटीबीटी को समर्थन नहीं करते हैं, सीटीबीटी को गलत बोलते हैं कि नहीं सीटीबीटी ठीक नहीं है। भेदभाव का आरोप, सीटीबीटी के ऊपर भेदभाव का आरोप लगा दिया जाता है कि ये सिर्फ अमीर देशों को ही देखती है, गरीब देशों को नहीं देखती है, ठीक है। संधि की कठोर आवश्यकता, यानी कि संधि की कठोर आवश्यकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां हैं जो सीटीबीटी को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि आपने अभी तक पूरा 4-5 पेज में क्या पढ़ा उसको 5-6 लाइन में आपको बता देना है, ठीक है। तो उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम सीटीबीटी आज की दुनिया में अत्यधिक महत्व रखती है। यह सच है कि हर देश इसे शांति के प्रतीक के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। हर देश चाहता है कि सीटीबीटी एक अच्छा चीज़ है जो कि शांति का प्रतीक है, लेकिन दुनिया में चल रही हथियारों की होड़ कुछ सुरक्षा उपायों को जरूरी बनाती है, ठीक है। लेकिन दुनिया में चल रही हथियारों की होड़, जितना दुनिया में हथियार का होड़ चल रहा है, हथियार एक से एक बनाया जा रहा है, कुछ सुरक्षा उपायों को जरूरी बनाती है, ठीक है। अगर हम हथियारों को रोक देते हैं
ठीक है। हथियारों को होड़ कुछ सुरक्षा उपयोगों के लिए जरूरी है। हम जानते हैं कि जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हथियार उस टाइम काम करता है। तो कुछ हथियार की होड़ आने के कुछ ऐसे हथियार हैं, होड़ मीन्स कि बहुत सारे हथियार जो नए नए आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो कुछ हमें सुरक्षा करती है, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी देश CTBT द्वारा प्रस्तुत दायित्वों का पालन करें, ठीक है। आने की कुछ हथियारों का तो ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो हमारा हथियार है ना, आने की जो हथियार है वो हमारा सुरक्षा के लिए एक नकारात्मक चीज़ें भी है। अगर हथियार नहीं होता तो हम सुरक्षित रहते हैं, लेकिन हथियार जो होता है वो हमारे सुरक्षा को घातक पहुंचा रहा है, हमारे सुरक्षा को तोड़ रहा है, हमें शांति नहीं रहने दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, CTBT का दायित्व का पालन करना चाहिए। बेशक चुनौतियां ये है कि फिर भी बेशक बहुत सारी चुनौतियां हैं कि बहुत सारे देश शामिल नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी सभी देशों का साथ हो तो हम यह सुरक्षित जीवन और सुरक्षित दुनिया महसूस करेंगे। मतलब एक समस्या ये है कि सारे देश शामिल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब सारे देश शामिल हो जाएंगे तो हम एक सुरक्षित जीवन और सुरक्षित दुनिया का महसूस करेंगे कि हम एक सुरक्षित दुनिया और सुरक्षित देश में बसे हुए हैं। फिर आपको कोई भी देश से दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कुछ देश शामिल तो हो जाए, लेकिन कुछ देश का मजबूरी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 11 इसको भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 12वां नंबर, या तो फिर क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना वो ऐसे दे सकता है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद पर एक निबंध लिखे, संयुक्त राष्ट्र परिषद। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मानवाधिकार पर कार्य करती है ना वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही कार्य किया जाता है, ठीक है। देखिए मान लो कि ये हमारा संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र है, तो इसके बहुत सारे अलग अलग अंग हैं, ठीक है, अलग अलग अंग हैं, अलग अलग परिषद हैं। तो यही जो परिषद होते हैं ना, वही क्या करते हैं, मानवाधिकार को देखने का काम करते हैं कि सभी लोगों को एक जैसा अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये हमारा है क्या, संयुक्त राष्ट्र, और इसी के एक अंग होते हैं हमारे, इसी के अंग होते हैं परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार के बारे में आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की रक्षा के बारे में बताएं, या संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा मानवाधिकार के बारे में बताएं, बात एक ही पड़ रहा है, चाहे संयुक्त राष्ट्र आ जाए चाहे संयुक्त राष्ट्र परिषद दे दे, ठीक है, घबराना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जो है ना वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब कुछ देशों के लिए क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। जैसे हो गया मतलब बहुत सारे देश हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे देश के ऊपर एक कार्य करती है कि कौन सा देश गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसा मतलब ताकि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बना रहे, ये सब चीज़ों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र क्या करती है, इसके अंतर्गत कुछ देश आते हैं, वो सभी देश क्या होते हैं, उनको देखभाल करते हैं कि कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, जो सभी देशों का देखभाल करती है, ठीक है। मतलब सभी देश का मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने सारे देश हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जितने सारे देश हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने सारे देश हैं वो सभी देशों का देखभाल करती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो संयुक्त राष्ट्र वो मानव अधिकार पर कैसा कार्य करती है, कि जो संयुक्त राष्ट्र वो मानव अधिकार पर, कि मान लो किसी का अधिकार छीना जा रहा है तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र कैसे काम करती है, किसी देश में वहाँ पे जो मानव अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र कैसे कार्य करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको बताना नहीं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर कैसे कार्य करती है, क्या इसका विचार है, ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं। मानवाधिकार परिषद दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। कि जो मानवाधिकार परिषद है ना, जहाँ पे भी नाम आएगा ना मानवाधिकार परिषद, मतलब आप लोगों को समझ आना संयुक्त राष्ट्र परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, जो शांति दिलाने का कार्य करती है, ठीक है। किसी देश के अंदर अगर मान लो कि कोई अधिकार, कोई मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ पे न्याय दिलाने का कार्य करती है, ठीक है। तो जहाँ भी परिषद आएगा मतलब आपको संयुक्त राष्ट्र ही समझना है। तो देखिए मानव अधिकार परिषद जो है वो दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। दुनिया भर के जितने भी सारे देश हैं ना जो इसके अंडर आते हैं वो सभी देशों के लिए सुरक्षा दिलाने का कार्य करती है, ये इसके ऊपर जिम्मेवार है, ठीक है। यह उन स्थितियों में उचित और आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेवार रखता है जहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। देखिए मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है ना वो उस स्थिति में उचित और आवश्यक कार्रवाई करने का जिम्मेवार रखता है, मतलब खुद पर ही अपने आप में जिम्मेवार रखता है कि मुझे उस समय कार्रवाई करना है जिस समय मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। मानवाधिकार का कहीं उल्लंघन होता है तो उस टाइम ये आवश्यक रूप से अपना शक्ति दिखाता है, ये जिम्मेवार खुद को घोषित करते हैं कि मुझे जिम्मेवारी मिला हुआ है कि अगर कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके ऊपर मुझे कार्रवाई करना है, उसको सही करना है।
यह दुनिया भर में मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में अपनी राय देकर विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करते हैं। देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र परिषद होते हैं ना, ये क्या करते हैं पता है, दुनिया भर में जितने भी सारे मानवाधिकार का अगर कहीं भी उल्लंघन हो रहा है ना, तो उसके संबंध में अपनी राय देते हैं कि अगर यहाँ पे ये उल्लंघन हो रहा है तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए। तो वो अपना राय देते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। जितने प्रकार का समस्या है वो सभी का समाधान भी करते हैं। तो ये है किसके पास पावर, संयुक्त राष्ट्र के पास। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र इस प्रकार से मानव अधिकार का रक्षा करके रखी हुई है पूरा दुनिया में, जो इसके अंडर आते हैं देश। ठीक है, तो दुनिया भर में देशों का देखभाल करती है, कहाँ पे मानव अधिकार का हनन हो रहा है, उस हनन पर वो अपना कहीं अगर उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पे अपनी राय देती है और उस समस्या का समाधान भी करती है। अब इसका कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे दोस्तों। परिषद मतलब वही संयुक्त राष्ट्र परिषद। ठीक है, परिषद का मुख्य कार्य दुनिया भर के सभी लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करने के विचार को बढ़ावा देना और सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इनका मुख्य कार्य क्या है पता है, कि दुनिया भर में जितने भी सारे लोग हैं ना, वो सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, और उसके विचारों को बढ़ावा देना, कि रक्षा करने के विचार को बढ़ावा देना है कि जितने भी सारे लोग हैं उसके मानव अधिकार का, उसके जो अधिकार मिले हुए हैं उसका रक्षा कैसे किया जाए, यही सब विचारों को बढ़ावा देते हैं ये संयुक्त राष्ट्र परिषद। ठीक है, साथ ही सार्वभौमिक रूप से, यानी कि सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं, तथा साथ ही सभी लोगों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं कि सभी को मौलिक अधिकार मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, क्या सभी लोग मौलिक अधिकार पाकर के स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो ये सब चीज़ों को क्या करती है, वो सुनिश्चित करती है। ठीक है, कि मतलब देखो, सबसे पहली बात क्या है, मानवाधिकार की रक्षा करती है और मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को सुनिश्चित करती है कि लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, परिषद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास में मदद करती है। जो परिषद है, संयुक्त राष्ट्र परिषद, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का मतलब ये देश से बाहर लेवल पर बात चल रहा है। ठीक है, किसी एक देश का नहीं चल रहा है, देश से बाहर लेवल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल यानी कि देश के बाहर में ये देखा जाता है कि मानवाधिकार कानून के विकास में ये मदद करती है, यानी कि जितने भी सारे मानव अधिकार से संबंधित कानून है, चाहे कोई भी देश के बाहर हो, ठीक है, उस कानून में क्या करती है, उसके विकास करने में मदद करती है। ठीक है, क्या ये जो संयुक्त राष्ट्र है, क्या ये भारत के अंदर आकर के कार्य करेगा? नहीं, बल्कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी देश हो गया, ये सब के ऊपर से देखती है, ना कि उसके अंदर आकर के देखती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मतलब हमारे देश से बाहर जितने भी सारे अधिकार हैं, मानव के प्रति अधिकार है, कानून है, उसके विकास में क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, मानवाधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करता है। देखो, ये जो परिषद वो क्या करते हैं, मानवाधिकार के दुरुपयोग के लिए, अगर कहीं मानवाधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसको रोकने का काम करती है। जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और मानवाधिकार के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। देखिए, कहीं भी अगर इसका दुरुपयोग होता है तो वहाँ पर ये कार्य करती है, उसको रोकने का कार्य करती है। साथ ही कहीं भी अगर उल्लंघन होता है ना, तो भी उसको रोकने का प्रयास करती है, और मानवाधिकार मुद्दों पर वो चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप का मतलब ये दोस्तों, हमारे ही सिर्फ एक देश के नहीं, बल्कि एक देश से ज़्यादा देशों के ऊपर, ठीक है, क्या करती है, एक मंच के रूप में कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में, यानी कि एक देश नहीं बल्कि एक देश से बहुत अधिक देशों के ऊपर क्या करती है, कार्य करती है। किसके ऊपर कार्य करती है, एक मंच के रूप में कार्य करती है, ताकि मानवाधिकार बचा रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, जातीय संघर्ष और मनमानी गिरफ्तार से मुक्ति भी इस परिषद के दायरे में आता है। देखिए, ये परिषद क्या करती है पता है, महिलाओं का अधिकार की रक्षा करती है, अल्पसंख्यक जो लोग हैं ना, उसको कोई दबोच ना दे, उसके ऊपर कोई चढ़े नहीं। ठीक है, बहुसंख्यक वाले अल्पसंख्यक के ऊपर ना चढ़े। ठीक है, ये चीज़ों को देखती है। जातीय संघर्ष, कहीं जाति के ऊपर संघर्ष तो नहीं हो रहा है, छोटे जाति बड़े जाति को करके मनमानी तरीका से किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने का काम भी ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र परिषद है वो करती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों इसका परिचय के बारे में, और इसका कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स को देखा। ठीक है, अब देखेंगे इस परिषद के मुख्य उद्देश्य, कि जो ये इसको अगर बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र परिषद, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में, राज्यों का मतलब जहाँ भी आ जाएगा पॉलिटिकल में तो समझ आना आपको देश। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो हैं वो राज्यों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के आरोप की जांच करना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जो परिषद वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जांच करते हैं, सभी देशों में जांच करते हैं कि मानवाधिकार का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है।
ठीक है। तो ये सभी देशों के ऊपर क्या करती है, उसका आरोप की जांच करते हैं कि कहीं मानवाधिकार का, लोगों का अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अच्छे ढंग से, कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, कहीं लोगों के ऊपर हनन, ये मानवाधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। और एक और यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीचे सूचीबद्ध मानवाधिकार सभी लोगों को गारंटीकृत है और साथ ही यह ऐसे गारंटीकृत मानवाधिकार की रक्षा करने का भी प्रयास करती है। मतलब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है कि जो नीचे यहाँ पे दिया गया ना 5 पॉइंट, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका क्या करती है, इसका मतलब देखभाल करती है। ठीक है, और ये सभी लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी देखने का कार्य करती है कौन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, ये यहाँ पे देखने का कार्य करती है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, कि जो ये जो नीचे 5 पॉइंट से दिख रहा है ना, इस 5 पॉइंट लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, साथ ही इसका रक्षा करना ये किसका कर्तव्य होता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र परिषद का कर्तव्य है कि ये सभी लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और इसकी रक्षा करना। पहला क्या है, एकत्र होने की स्वतंत्रता, मतलब हमें एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, ये लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और इसका रक्षा करना संयुक्त राष्ट्र परिषद का कार्य है। दूसरा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें भाषण देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। चौथा, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करती है, सुरक्षा परिषद क्या करती है, महिलाओं के अधिकारों का बचाव करती है, इसका देखभाल करती है। एंड अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करती है कि अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उसको अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये 5 अधिकार का देखभाल करती है कौन, सुरक्षा परिषद। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्य, कि इसके कार्य कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए मानवाधिकार परिषद नियमित रूप से महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे को स्वीकार करती है। मतलब ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र, वो हमेशा से महिलाओं और लड़कियों के प्रति जितने भी सारे मानव अधिकार के प्रति जो उल्लंघन होता है ना, जो महिलाओं और लड़कियों के प्रति वो अधिकार जो मिलते हैं उसका सही रूप से मतलब उल्लंघन अगर होता है, जो महिलाओं और लड़कियों का अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों के साथ अत्याचार होता है, तो उसके जगह में हमेशा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार न्याय दिलाने का कार्य करती है। ठीक है, ऐसे महिलाओं के मानवाधिकार के दुरुपयोग की समस्या का समाधान ढूंढ करके उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे महिलाओं और लड़कियों के साथ अगर कहीं भी मानवाधिकार का दुरुपयोग होता है तो ऐसा समस्याओं को ढूंढ करके अपने पास लाती है और उससे रक्षा करने का कार्य करती है संयुक्त राष्ट्र परिषद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए परिषद विभिन्न समूहों, चर्चाओं और अन्य पक्ष कार्यक्रमों में भाग लेती है। देखो महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा, जितने भी सारे महिलाओं से संबंधित मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा है ना, उस सभी को उजागर करने के लिए परिषद विभिन्न समूहों और चर्चाओं, अन्य पक्ष और कार्यक्रमों में भाग लेती है। मतलब ये परिषद क्या करती है पता है, अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम कराती है, अलग जगह चर्चा करती है। ठीक है, ताकि महिलाओं का जो मानवाधिकार नहीं प्राप्त है ना वो प्राप्त हो सके। ठीक है, लोगों को उजागर करते हैं कि हाँ महिलाओं को कितना अधिकार प्राप्त होता है, किसके माध्यम से, तो अलग अलग समूहों में चर्चा करके, अन्य पक्षों कार्यक्रम करके। तो इस तरह से करके सुरक्षा परिषद क्या करते हैं, महिलाओं के मानव का अधिकार जो है उसको ऊंचा करती है, उसको बढ़ाती है, उसको उजागर करती है। ठीक है, उसके तीसरा पॉइंट है परिषद समाज के सभी पहलुओं में महिलाओं की समानता के लिए लड़ते हैं, है ना। परिषद जो है वो समाज के सभी पहलुओं में, यानी समाज के हर एक प्रकार के पहलुओं में जहाँ भी कोई समस्या आती है वो महिलाओं के समानता के लिए, ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, मानवाधिकार का हनन ना हो, उसके लिए लड़ते हैं हमेशा। चौथा पॉइंट है परिषद के 15 साल के इतिहास में। अब देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, परिषद के 15 साल के इतिहास में 2021 में पहली बार परिषद में प्रतिनिधियों को कोविड-19 स्थिति के कारण दूरस्थ रूप से मतदान करने की अनुमति दी और अपने सत्रों में बुलाने के लिए सबसे अधिक गणमान्य व्यक्तियों को आकर्षित किया। देखिए सुरक्षा परिषद क्या किया पता है, 15 साल के इतिहास में, यानी 15 साल तक में 2021 में जब आपको पता होगा कोरोना आया था, कोविड-19, उस टाइम भी सुरक्षा परिषद मतदान करवाए थे। ये नहीं कि कोविड-19 चल रहा है तो मतदान नहीं कराएंगे, मतदान करवाए थे। सोच सकते हैं कि सुरक्षा परिषद कितना निष्ठापूर्वक कार्य करती है सर। उस टाइम भी मतदान करवाए थे, लेकिन डिस्टेंस बना करके, ठीक है, दूरस्थ रूप से, मतलब तो दूरी बना करके, ठीक है, उस टाइम भी मतदान करवाए थे और चुनाव करवाए थे। और अपने सत्रों में, यानी कि जहाँ पे इसका बैठक हुआ था वहाँ पे बोलने के लिए सबसे अधिक गणमान्य व्यक्ति, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है उसको बोलने का भी अधिकार दिया अपने सत्र में, अपने सभा में। ठीक है, ये है सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र परिषद। नेक्स्ट है 5वां, परिषद ने अपने संबंधित ट्रस्ट फंड के माध्यम से दुनिया भर के सबसे
कम विकसित देशों और विकासशील देशों से संबंधित प्रतिनिधियों की भागीदारी का भी समर्थन किया। देखिए परिषद ने क्या किया, अपने ट्रस्ट फंड के द्वारा, अपने फंड से जो कम विकसित देश है और जो विकासशील राज्य, विकासशील मतलब जो वही पूरा रूप से विकास नहीं किया, ठीक है, और जो कम विकसित देश हैं वो सभी को ये अपने फंड से मदद भी किए हैं, ठीक है। तो ये इतना इसका कार्य था, ठीक है दोस्तों। क्या वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरा समझाने का लेवल अच्छा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो थोड़ा सा वीडियो और लंबा जाएगा, लेकिन और गहराई से जाकर के हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यता, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार किसी एक देश के लिए तो कार्य नहीं करती है, ये बहुत सारे देशों के लिए कार्य करती है, ठीक है। अब बहुत सारे देशों के लिए कार्य करती है तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अंतर्गत कितने सारे सदस्यता है, सदस्यता मतलब इसमें कितने सदस्य यानी कितने देश शामिल हैं। सदस्यता मतलब कि देश की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने देश शामिल है जो इसको मिल करके कार्य करती है, ठीक है। तो पहले देखिए परिषद का सदस्य बनने के लिए यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य बनने के लिए एक देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 191 राज्यों में से कम 96 यानी कि 96 के वोट प्राप्त करने चाहिए, यानी पूर्ण बहुमत होना चाहिए। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए जो परिषद का सदस्य अगर बनना चाहता है, जैसे मान लो भारत का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। भारत अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य लेना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहता है कि हम भी मिलकर के कार्य करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी देश को तो शामिल नहीं होने के लिए दिया जाएगा ना। मान लो कि जो भी देश को कुछ पता भी नहीं है, ठीक है, कोई जानता भी नहीं है, कुछ जानता भी नहीं, उसको भी शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसमें शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये महासभा कहाँ से आ गया, तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र, इसी का एक छोटा सा बेटा है जो कार्य करती है, जिसका नाम समझ लो महासभा है, इसी के नीचे कार्य करती है, ठीक है। तो महासभा के 191 राज्यों में से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में टोटल भी 191 है, ठीक है, तो उसमें 191 राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। तो महासभा में टोटल 191 जो देश है ना, उसमें से कम 96 का वोट होना चाहिए कि हाँ ये देश हम में शामिल हो सकता है, तभी शामिल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो हमारा टोटल 191 देश शामिल हैं, वो 191 देशों में से आधा से एक ज़्यादा यानी कि 96 अगर ये बोल देंगे कि हाँ ये देश इसमें शामिल हो सकता है, सदस्यता ले सकता है, इसका सदस्य बन सकता है, तब वो कहीं ना कहीं उसका सदस्य बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। यानी कि पूर्ण बहुमत होना चाहिए, पूर्ण बहुमत मतलब आधा से एक ज़्यादा, ठीक है, तभी वो सदस्य बन पाएंगे। कोई भी देश अगर पाकिस्तान भी चाहे इसका सदस्य बनने के लिए, तो जो भी हमारे महासभा के अंतर्गत 191 देश हैं उसमें से आधा से अधिक यानी कि 96 का अगर बहुमत मिल जाएगा कि हाँ पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाएगा, तब शामिल हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब वही होता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का एक छोटा सा नीचे, उसके नीचे जो कार्य करती है महासभा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का एक छोटा सा बेटा है महासभा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र खुद से जाकर के सारे देश के ऊपर थोड़ी ना कार्य करेगी, इसका अंग है, 6 अंग है, यानी 6 इसका बेटा है, ठीक है। तो उसमें से एक महासभा है, तो वो महासभा जो आपका नाम आ रहा है ना, वो उसी का एक अंग है जो कार्य करती है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्य राज्यों का चुनाव कराते समय मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने में उम्मीदवार राज्य के योगदान के साथ साथ इस संबंध में उनकी स्वैच्छिक प्रतिज्ञा और प्रतिष्ठाओं को भी ध्यान में रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब भी कोई भी देशों को अपने में शामिल किया जाता है ना, जैसे मान लो भारत उसमें शामिल होना चाह रहा है, तो कोई भी देश अगर शामिल होता है ना, तो उस टाइम महासभा सदस्यों जो होता है ना, वो राज्य के चुनाव कराते समय ये चीज़ को देखा जाता है कि क्या ये जो देश है वो मानव अधिकार को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करने लायक है, ठीक है, कि क्या ये लोगों को मानव अधिकार की रक्षा कर सकता है और उसके लायक है, ये क्या मानव अधिकार को बढ़ा सकता है ये देश, तभी उसको शामिल किया जाएगा, नहीं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी देश को शामिल करते समय ये चीज़ को हमेशा ध्यान में देखा जाता है कि ये क्या मानवाधिकार को बढ़ावा दे सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ में अगर योगदान देगा तभी उस देश को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट सदस्य 3 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। जो सदस्य होते हैं यानी कि कोई भी जो देश होते हैं, ठीक है, तो इसमें अपने 3 साल के लिए चुने जाता है और लगातार 2 कार्यकालों के बाद अगर लगातार वो 2 बार रह जाते हैं उसमें, ठीक है, तो उसका फिर चुनाव नहीं किया जाता है, फिर वो चुनाव पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास किसी भी परिषद सदस्य के अधिकारों को निलंबित यानी सस्पेंड करने की शक्ति है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास किसी भी परिषद सदस्य के अधिकारों को निलंबित करने का शक्ति है, ठीक है। मतलब वही जो संयुक्त राष्ट्र का एक छोटा सा नीचे जो उसका बेटा है ना महासभा, उसके पास ये शक्ति कि कोई भी सदस्य
अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको निलंबित आने उसको हटाने की भी शक्ति है। यदि परिषद को पता चलता है कि कोई सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, मतलब कोई देश शामिल हो गया, देश मतलब वही सदस्य, इसी को बोला जा रहा है, ठीक है। कोई अगर देश शामिल हो गया, अब वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, मानवाधिकार का वो खुद से उल्लंघन कर रही है, वो दूसरों को सही कहाँ से करेगी, वो खुद से उल्लंघन कर रही है, तो उस टाइम महासभा के द्वारा उसे निलंबित किया जा सकता है, यानी कि उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। और निलंबित किस आधार पर किया जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2/3 बहुमत के साथ लागू होता है। यानी कि अगर 3 लोग हैं तो उसमें से अगर 2 लोग ये बोल देते हैं कि हाँ ये देश जो है वो ये सदस्य जो है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रही है, तो उसे हटा दिया जाएगा। 2/3 का मतलब ये होता है कि 3 लोग में से 2 लोग, यानी आधा से अधिक लोग अगर बहुमत दे देते हैं तो उसको फिर निलंबित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत को 1 जनवरी 2019 को परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था। देखिए भारत को भी चुना गया था, कब पता, 1 जनवरी 2019 को ही इस परिषद में शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक, कि इसकी बैठक कब होता है, तो देखिए इसका साल में 3 ही बार बैठक होता है, ठीक है। साल में 3 ही बार बैठक होता है, ठीक है। 3 सत्र में ही बैठक होता है। मार्च में 4 सप्ताह होता है, एक सप्ताह में, एक महीना में 4 सप्ताह होता है ना, तो मार्च के महीना में 4 सप्ताह के लिए बैठक होता है, जून महीना में 3 सप्ताह बैठक होता है, और सितंबर महीना में 3 सप्ताह होता है, ठीक है। यानी टोटल 12 महीना में मार्च में 4 सप्ताह, फिर जून में 3 सप्ताह और सितंबर में 3 सप्ताह, टोटल कितना हो गया, 4, 3, 7 और 3 10 ही बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। सभी 3 सत्र एक साथ कुल 10 सप्ताह या उससे अधिक के लिए बनते हैं। अभी मैं आपको बताया ना, 4 सप्ताह फिर 3 सप्ताह फिर 3 सप्ताह के टोटल 10 सप्ताह के लिए ही किया जाता है, और इसकी बैठक जिनेवा या तो फिर स्विट्जरलैंड में किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसका थोड़ा सा निष्कर्ष, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना का विचार आज की दुनिया की तरह महान है ना, कि आज की दुनिया में इसका क्या है, महानता है। जहां कई देश अपने नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, यह परिषद उनका रक्षक हो सकता है। मतलब कोई भी देश अगर अपने जनता पर मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है ना, तो ये संयुक्त राष्ट्र क्या करते हैं, वहाँ पर रक्षा बन करके खड़ा हो जाती है। परिषद को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी कमियों को सुधारने के प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, कि परिषद को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी कमियों को सुधारने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। यानी ये पूरे ढंग से अच्छा पूरा क्षमता के साथ कार्य कर सके, अपने पूरा शक्ति के साथ कार्य कर सके, इसके लिए इसको कुछ कुछ सुधारने की भी जरूरत है, ठीक है। परिषद को उन सभी सदस्यों राज्यों को हटाने की आवश्यकता है जो स्वयं मानवाधिकार का हनन करते हैं। देखो ये परिषद है ना, संयुक्त राष्ट्र परिषद, इसके पास ये अधिकार है कि उस राज्यों को हटा सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि परिषद को उन सभी सदस्यों राज्यों को हटाने की आवश्यकता है जो स्वयं मानवाधिकार का हनन करते हैं, ठीक है। यानी निष्कर्ष हम लिख रहे हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि परिषद उस राज्य को हटा दे जो खुद से मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, उस राज्य को हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, ठीक है, कि जो देश गलत कर रहा है उसको हटा दिया जाना चाहिए। तो क्या दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया, नहीं आया, कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिएगा दोस्तों, समझाने का प्रयास मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की विवेचना करें। अब जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। एक बार देखने के बाद बस आप इस वीडियो को सुन लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप पूरा का पूरा मार्क्स उठा लेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। मानव अधिकार यानी कि जो मानव को अधिकार मिलता है, सार्वभौमिक घोषणा मतलब दोस्तों, सार्वभौमिक का मतलब यह सभी के लिए, और घोषणा मतलब सभी देशों में ये घोषणा किया गया था, ठीक है, किसी एक देश के लिए नहीं। सार्वभौमिक घोषणा मतलब सभी देशों के लिए घोषणा किया गया था। कब? 1948 में। यानी कि मानव अधिकार यानी कि मानव को अधिकार मिलना चाहिए, चाहे गरीब मानव हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, सभी को अधिकार मिलना चाहिए जो उनका अधिकार है। और यह घोषणा किया गया था सभी देशों में, और 1948 में किया गया था। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो मानव अधिकार के बारे में जो सार्वभौमिक घोषणा यानी कि विश्व में सभी देशों के लिए जो घोषणा किया गया था 1948 में, उसके बारे में आपको बताना है। और ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा क्या है दोस्तों? ये सभी देशों के लिए कार्य करती है और ये देखने का काम करती है कि नियम कानून जो है वो सभी देशों में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर एक देश अपने नागरिकों को समान रूप से अधिकार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा, यहाँ पे आप सभी को ये नाम दिख रहा होगा। इसी के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि अब से जितने भी सारे देश हैं, सभी देश के नागरिकों को, वो अपने देश के जितने भी उनके अंदर नागरिक हैं, सभी को मानव अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होगा। ये घोषणा 1948 में किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा।
चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, सभी को एक समान, बच्चा हो चाहे वो बच्चा जन्म ही क्यों ना ले लिया हो, ठीक है, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त मिलना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, विश्व में शांति बना रहेगा, ठीक है, और सारे देश एक साथ मिल करके चलेंगे और सभी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा सभी देशों को देखने का कार्य करती है, शांति बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक है, इसीलिए ये घोषणा इसके द्वारा किया गया था। अब इसमें क्या क्या बातें रखा गया वो हम लोग देखने वाले हैं। पहला भूमिका देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ये आपको घबराना नहीं है, इसी के द्वारा ये घोषणा किया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा के साथ साथ सभी सदस्य देशों से आग्रह किया, सभी सदस्य देशों मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा जो जो देशों के लिए कार्य करती है, जो जो देशों को देखने का कार्य करती है, वो सभी देशों में घोषणा कर दी है और आग्रह किए हैं कि उनके शासन का रूप चाहे कैसा भी हो, ठीक है, उसके शासन का रूप मतलब वो देश गरीब है, चाहे वो देश अमीर है, चाहे वो देश किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, वह इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करेगा, यानी सभी व्यक्तियों को अधिकार देगा। ऐसा नहीं कि कोई देश ये नहीं बोलेगा कि हम गरीब हैं तो सभी हम व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो फिर कोई भी देश कोई बहाना नहीं कर सकता कि हम अपने देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन सभी को ये समान अधिकार नहीं दे सकते हैं। चाहे उनका शासन रूप कैसा भी क्यों ना हो, सभी को एक समान अधिकार देना पड़ेगा। इनका व्यापक रूप से प्रचार करके जनसाधारण को इनके प्रति जागरूक बनाएं, यानी सभी देशों से ये रिक्वेस्ट किए कि सभी व्यक्ति को जागरूक करो, सभी व्यक्तियों को बारे में बताओ उनको कि आप क्या क्या अधिकार है, ठीक है, एक मानव का क्या क्या अधिकार होता है, और सभी में ये चीज़ों को क्या कर दो, फैला दो, सभी को जागरूक करो, चाहे वो देश कैसा भी क्यों ना हो। सभी देशों से ये अपील किए कि आपके जो देश है, आपके देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों को, चाहे वो जनसाधारण व्यक्ति क्यों ना हो, सभी तक ये चीज़ों को क्या करना है, जागरूक करना है। आगे देखिए दोस्तों, मानव अधिकार की घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 धाराएं हैं। मतलब ये जो घोषणा किया गया था ना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में, सार्वभौमिक घोषणा, इस घोषणा में क्या किया गया, प्रस्तावना भी लाया गया और 30 धाराएं लाया गया। समझो, ये जो घोषणा है जिस टाइम किया जा रहा था ना, उस टाइम 30 धाराएं लाया गया था, ठीक है। वो धाराएं कौन कौन सा वो देखो, यहाँ पे मैं 30 धाराएं बताया हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप कम से कम एग्जाम में 10 भी लिख सकते हो और लिख सकते हो कि इसी प्रकार के 30 धाराएं थी, 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, लेकिन जितना धाराएं लिखेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका पेज बहुत अच्छा से भरेगा। हम यहाँ पे सटे सटे लाइन में लिखें, आप एक एक लाइन गैप करके भी लिखोगे तो पता चलेगा कि अगर आप 30 धारा लिख दिए तो वैसे 2-3 पेज भर गया, लेकिन 30 आध नहीं रख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम 10-15 आप लिख सकते हो, ठीक है। पहला अनुच्छेद क्या था दोस्तों इसका, धारा यानी कि जो हमारा अनुच्छेद था, ठीक है। अनुच्छेद पहला में कहा गया था कि हम सभी स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, है ना। पहला में बताया गया था हम सभी स्वतंत्र हैं और समान पैदा हुए हैं। कोई जरूर नहीं कि जिस प्रकार से ये अपना लैंग्वेज यूज किया उसी प्रकार से आप भी लैंग्वेज यूज करो। अनुच्छेद 1 में आप लिख सकते हो कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र थे और स्वतंत्रता की बात किया गया है, और सभी व्यक्तियों के समान की बात किया गया है कि हम सब स्वतंत्र हैं और समान पैदा हुए हैं। अपना लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अनुच्छेद 2 में भेदभाव से मुक्ति, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग भेदभाव से मुक्ति होंगे। तीसरा, जीवन का अधिकार, सभी व्यक्तियों के पास जीवन जीने का अधिकार है। चौथा में गुलामी से मुक्ति, कोई भी गुलाम किसी का अंतर्गत नहीं रहेगा, गुलामी से सब लोग मुक्ति रहेंगे, फ्री रहेंगे सभी लोग। अनुच्छेद 5 में आतना से मुक्ति, कोई भी किसी को आतना नहीं देंगे, ठीक है, आतना से बिल्कुल मुक्ति। अनुच्छेद 6 में कानून के समक्ष मान्यता का अधिकार, कानून के जो है कानून के समक्ष जो है मान्यता का अधिकार सभी व्यक्ति को है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष सभी को क्या है, समानता का अधिकार है, मान्यता का अधिकार है, उपचार का अधिकार है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का उसको कोई अधिकार नहीं मिलता तो एक आपके पास क्या उपचार का अधिकार है, ठीक है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने से मुक्ति, अगर कोई आपको मनमाने ढंग से आपको हिरासत में ले लिया है तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ गलत फैसला नहीं सुनाया जाना चाहिए। निर्दोषता की धारणा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, है ना, यानी कि जो निर्दोषता का धारणा होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना चाहिए। निजता का अधिकार, आवागमन का स्वतंत्रता, शरण का अधिकार, हम किसी से मदद ले सकते हैं, शरण मांग सकते हैं। राष्ट्रीयता का अधिकार, हमें राष्ट्रीयता का अधिकार है कि हम भारतीय हैं। विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार, संपत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार, हम संपत्ति को रख सकते हैं, ये अधिकार। धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता, हम अपने धर्म पर विश्वास कर सकते हैं।
राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपने राय दे सकते हैं, मेरा अपना खुद का अभिव्यक्ति मतलब क्या, खुद की हम अपने आप में स्वतंत्र है, कोई भी चीज़ को राय दे सकते हैं, ले सकते हैं। सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम एक जगह इकट्ठा होकर के 10-20 व्यक्तियों का संघ या सभा बना सकते हैं। लोकतंत्र में एक लघु पाठ्यक्रम, लोकतंत्र में एक हम क्या कर सकते हैं, एक लघु पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, आराम और फुर्सत का अधिकार, हम आराम कर सकते हैं। पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष दुनिया का अधिकार, हम बिल्कुल स्वतंत्र घूम सकते हैं दुनिया में। अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य, जो हमारा समुदाय है उसके प्रति हम कर्तव्य निष्ठमान हो सकते हैं। अधिकार अविभाज्य है, ठीक है, मतलब बहुत सारा 30 अनुच्छेद है दोस्तों, तो आप 30 अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप कुछ कुछ अनुच्छेद लिख दें दोस्तों, ठीक है, और लिख दें कि इसी प्रकार से 30 क्या है हमारा अनुच्छेद है, ठीक है। चलिए, आप मान लो कि 10 से 15 लिखते हो, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप उतना लिखने के बाद आप इस चीज़ को भी डालेंगे ना तो आपको ऑलरेडी मेंशन हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, अभी तो मैंने देखा 300 अनुच्छेद है यहाँ पे, अब 300 अनुच्छेद में अगर हम 10-15 भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम इस चीज़ को जरूर डालेंगे। देखो क्या है, सो मानव अधिकार की घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 धाराएं हैं, हम सभी को पता है कि 30 धारा है, जिसके अंतर्गत नागरिकों का बात किया गया है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित है। मतलब आप जो 1 से लेकर के 300 अनुच्छेद में देख रहे हो ना, वो 1 से 300 तक में या तो वो नागरिक का अधिकार है, या तो वो राजनीतिक के अधिकार के अंदर आ जाएगा, या आर्थिक अधिकार के अंदर आएगा, या तो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, या तो सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। 300 को जो छोटा छोटा हम करके अलग अलग लिखे ना, ये सारा 300 हमारा नागरिक अधिकार के अंदर आएगा, या तो राजनीतिक या आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक, इसी सब के अंदर में निहित है ये, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इस चीज़ को चर्चा कर देना कि नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, मतलब जितना 300 का 300 हमारा अधिकार है वो 300 इसी में समा गया है, इसी के अंदर सारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला नागरिक अधिकार, तो घोषणा पत्र में नागरिक अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, अत्याचार व उत्पीड़न से रक्षा का अधिकार, मनमाने रूप से बंदी बनाए जाने और देश निकालने से रक्षा का अधिकार, कोई हमें मनमाने रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता है, हमें कोई देश से निकाल नहीं सकता है। कानून के सामने समानता का अधिकार, कानून के सामने सब हम लोग क्या हैं, एक समान है। अपराधी प्रमाणित न होने तक निर्दोष समझ जाने का अधिकार, जब तक हमें अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा तब तक हम क्या हैं, निर्दोष हैं। विचार विवेक एवं धर्म की स्वतंत्रता, हमें विचार विमर्श करने का अधिकार है, धर्म को अपनाने का अधिकार है, परिवार की सुरक्षा करने का अधिकार है। यहाँ पे देख लीजिए कितना सारे अधिकार आ गया नागरिक अधिकार में, मतलब ये नागरिक जो एक व्यक्ति को अधिकार मिलता है, आप अपने से इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, हो सकता है 2-3 आप भूल भी जाएंगे, तो बस आप समझ जाएं, इसी प्रकार का आपको क्या कर देना, लिख देना, जो एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है, जीने का, खाने का, बोलने का, अपना विचार व्यक्त करने का, परिवार के साथ रहने का, कमाने का, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। योग्य नागरिक के अंदर अधिकार जो आएगा। अब राजनीतिक अधिकार, जो राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ रहता है। देखो, राजनीतिक अधिकारों में शांतिपूर्ण ढंग से मिलने का, मतलब किसी से भी आप शांतिपूर्ण तरीके से मिल सकते हैं। संघ बनाने का अधिकार, जैसे होता है ना, बहुत सारे पार्टी लोग देखते हैं एक जगह मिल करके संघ बनाते हैं, ठीक है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं एक जगह संघ बना करके, तो ये सब भी करने का अधिकार है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार है। सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार, जितने भी सारे सार्वजनिक कार्य है यानी सरकारी काम है उनमें से हम क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, यानी जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ चीज़ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ये भी अधिकार हम सभी के पास होता है। नेक्स्ट है आर्थिक अधिकार, आर्थिक रिलेटेड, जो आर्थिक मतलब होता है पैसा, संपत्ति, धन, ठीक है। तो घोषणा पत्र के आर्थिक अधिकारों में कार्य करने का अधिकार, तभी तो पैसा आएगा। इच्छा अनुसार कार्य चुनने का अधिकार, हम इच्छा अनुसार से कार्य चुन सकते हैं, कोई हमें हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप यही काम करो। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, अगर हम वही काम कर रहे हैं जो कोई अगला कर रहा है तो जिसको उतना वेतन मिल रहा है उस व्यक्ति को उतना ही वेतन हमको भी मिलेगा, ये भी हमें अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, हम संपत्ति मेरे पास होगा उसका अधिकार है, संपत्ति रख सकते हैं। विश्राम एवं अवकाश का अधिकार, विश्राम मतलब आराम कर सकते हैं, छुट्टियां ले सकते हैं। श्रमिक संघ बनाने का, यानी कि मजदूर का संघ बना सकते हैं, है ना, किसान का संघ बना सकते हैं, ये सब अधिकार हमारे पास होता है। चौथा कि दोस्तों सामाजिक अधिकार, ठीक है, जो समाज रूप से जुड़ा हुआ है। घोषणा पत्र के सामाजिक अधिकारों में पति पत्नी की समानता का अधिकार है कि पति पत्नी दोनों एक जैसा होंगे, पति को अधिक अधिकार मिलेगा, पत्नी को कम अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा का अधिकार है। माताओं तथा शिशुओं को देखरेख की व्यवस्था का अधिकार है कि जो माता बहनें हमारे हैं, जो हमारा शिशु छोटे छोटे बच्चों, उनको देखरेख करने की हमारा क्या अधिकार है।
पांचवा देखिए सांस्कृतिक अधिकार, जो हमारा सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। घोषणा पत्र में मानव को अपने समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, है ना, आज जो हमारा समाज है, सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उसमें भाग ले सकते हैं, कोई व्यक्ति में मना नहीं कर सकता है। कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में प्रगति करने का अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मतलब जो हमारा सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ चीज़, कला है, विज्ञान है, साहित्य है, ये सब चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अंततः हम कह सकते हैं कि मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सभी राष्ट्रों के निवासियों के जीवन यापन का सामान्य स्तर या मापदंड बताकर इन्हें सभी व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के लिए अनिवार्य माना है। देखो, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सभी देशों के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू किया गया है, ताकि शांति बना रहे, और ये सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, किसी एक देश के व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर एक देश के व्यक्तियों के लिए क्या ये अनिवार्य घोषित किया गया है। अब देखेंगे दोस्तों, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का महत्व। बिल्कुल महत्व है, क्योंकि सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के महत्व को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। जो ये विश्वव्यापी मतलब जो विश्व लेवल पर घोषणा किया गया था कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा, ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व है। पहला यह कि यह घोषणा साधारण मनुष्य की सबसे सर्वोच्चतम आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। मतलब यह घोषणा जो ना वो साधारण मनुष्य की, चाहे वो व्यक्ति कितना भी साधारण क्यों ना हो, सभी को वो समान अधिकार मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जो अधिकार है वो सामान्य व्यक्ति से लेकर के उच्च व्यक्तियों तक भी क्या है, सभी को प्राप्त है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह घोषणा सर्वव्यापी है। मतलब यह घोषणा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए, यानी कि सभी देशों के लिए, ठीक है, तभी तो सर्वव्यापी है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, इस घोषणा में घोषित अधिकार, यानी कि इस घोषणा में जितने सारे अधिकार घोषित किए गए हैं तथा स्वतंत्रताओं का क्षेत्र व्यापक है, मतलब बड़ा है। जितने भी सारे अधिकार और स्वतंत्रता दिया गया है वो बहुत ही व्यापक है, यानी बड़ा है। इसमें सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों को लेकर, इसमें किसी एक चीज़ का नहीं, बल्कि जितने सारे सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस घोषणा की रचना किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी विशेष समूह द्वारा नहीं की गई है। मतलब यह जो अधिकार है ना, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया गया, बल्कि परंतु सभी राष्ट्रों के एक संगठित समाज ने इसका निर्माण किया। मतलब देखो, ये किसी एक व्यक्ति के लिए निर्माण नहीं किया गया, बल्कि विश्व के सभी संगठन, समाज के लिए ये निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, घोषणा में उल्लेखित अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों के लिए, यानी जितने भी सारे अधिकार घोषणा में लाया गया वो सभी अधिकार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हुए सभी व्यक्तियों के लिए है। नेक्स्ट है कि यह मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, देखो यह मानव अधिकारों को जागरूकता को बढ़ाता है कि कौन कौन सा अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। मानव अधिकारों की शिक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद करती है, इससे लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि यह मानव अधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए एक आधार प्रदान करती है ना। यह मानव अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है और उसे प्रोत्साहन देती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा वैश्विक शांति यानी विश्व शांति के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और विश्व में सुरक्षा बढ़ाए रखने के लिए ये जो हमारा घोषणा किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन को देखा, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है, महासंग्राम वीडियो का पार्ट 1 है। बाकी जो जो क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जैसे कि 5वां छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया है, 7वां छूट गया है। तो जो जो क्वेश्चन अब छूट गया है उसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।